Visible, sir? Yes. So, dear participants, yesterday we had a great talk on introduction on research methodology. हमने कल रिसर्च मेथोडोलॉजी पे कुछ बातें की थी। एक हल्का हल्का रिकैप उसका कर लेते हैं। कल हमने जाना व्हाट इज रिसर्च, व्हाई डू वी नीड रिसर्च, व्हाट आर टाइप्स ऑफ रिसर्च, व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन रिसर्च। हमने रिसर्च को भी अलग अलग भागों में तोड़ के देखा और मेथोडोलॉजी को भी अलग अलग तोड़ के देखा कि रिसर्च और मेथोडोलॉजी का सेपरेटली मतलब क्या होता है। और उसके बाद हमने जाना कि रिसर्च मेथोडोलॉजी को अगर हम साथ जोड़ दें तो उसका भी मतलब क्या होता है। Why research is important and why its methodology, understanding of methodology is important. Then we had an overview of the entire research process, from choosing the topic to literature review, from gathering the data to development of research question, and from analyzing the data to communicate the findings. We had all this research process in one overview. और जैसा कि कल मैंने कहा था कि हमारा हर एक सेशन हर एक प्रोसेस पे डेडिकेटेड है। तो आज हम बेसिकली चूजिंग अ टॉपिक और लिटरेचर रिव्यू और फॉर्मुलेटिंग द प्रॉब्लम इन तीनों प्रोसेस पे बात करने के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। और आज का हमारा एजेंडा यही होगा कि हम एक टॉपिक कैसे चूज करें, हम लिटरेचर रिव्यू कहाँ से करें और कैसे करें। मेन क्वेश्चन है हाउ टू डू अ लिटरेचर रिव्यू। और उसके बाद जो टॉपिक हम लेंगे वो होगा फॉर्मुलेशन ऑफ प्रॉब्लम। तो इसी को आगे लेकर के हम आज चलते हैं। लेकिन इससे पहले हम जो चीज छूट गई थी वो थी टाइप्स ऑफ रिसर्च। रिसर्च होती कितने तरह की है। यहाँ पे मैक्सिमम ऑडियंस कॉमर्स और मैनेजमेंट की है। लेकिन जैसा हम लोगों ने अपने फॉर्म के डेटा में देखा है कि हमारे पास साइंस बैकग्राउंड के भी कुछ स्टूडेंट्स हैं, सोशल साइंस के भी कुछ स्टूडेंट्स हैं और आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज और इकोनॉमिक्स के भी कुछ स्टूडेंट्स हैं। तो टाइप्स ऑफ रिसर्च जो है क्या हर सब्जेक्ट में हर डोमेन में एक ही होती है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप ध्यान से सोचें तो मेडिकल की रिसर्च और हमारी सोशल साइंस की रिसर्च या फिर कॉमर्स की रिसर्च, इन दोनों में बहुत ही डिफरेंस है और इन दोनों की मेथोडोलॉजी में भी काफी अंतर है। तो आइए आज समझते हैं कि कितने टाइप्स ऑफ रिसर्च होती हैं और उन रिसर्चेस को हम कैसे अपने अपने पर्टिकुलर स्टडी में यूज कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप ये नहीं समझ पाएंगे कि आपको अपनी स्टडी में कौन सी रिसर्च डिजाइन यूज करनी है तो आपके लिए आगे की प्रोसेस बहुत ही कठिन हो जाएगी। क्योंकि जैसा मैंने कल कहा था कि बेटर प्लान इज अ हाफ वर्क डन। अगर आपका प्लानिंग अच्छा है तो आपका आधा काम ऑलरेडी हो चुका है। टाइप्स ऑफ रिसर्च को सबसे पहले बांटा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन। देखिए टाइप्स ऑफ रिसर्च में सबसे पहले आपको ये बता दें कि आप जब भी कोई बुक उठाएंगे यू विल फाइंड अ वेरी ह्यूज डिफरेंस कि किसी बुक में कुछ और तरीके से दिया है, किसी बुक में किसी और तरीके से दिया है। आई हैव मेड द एंटायर कलेक्शन in my PPT. You will find each and every type of research. I have tried to incorporate as many types of research as possible. अगर इसके बाद भी किसी का कुछ रहता है कि सर ये वाला रिसर्च जरा बता दीजिए तो आप प्लीज माइक ऑन करके एक बार बोलिएगा जरूर। ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ रिसर्च। प्योर रिसर्च, जिसे हम बेसिक रिसर्च या फंडामेंटल रिसर्च भी कहते हैं, अप्लाइड रिसर्च एंड एक्शन रिसर्च। प्योर रिसर्च जो होती है वो इन जो अकेडमिक बेस पे हम लोग रिसर्च करते हैं उसे हम प्योर रिसर्च कहते हैं। अप्लाइड रिसर्च इंडस्ट्रीज में की जाती है, इंडस्ट्रीज की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। इंडस्ट्री में अगर कोई अगर ऐसा इशू आया हुआ है मैनेजमेंट से रिलेटेड या ऑपरेशन से रिलेटेड तो उसके इश्यूज को सॉल्व करने के लिए अप्लाइड रिसर्च यूज करते हैं। और एक्शन रिसर्च एक नया वर्ड यूज किया गया था। आई थिंक कर्ट लेविन इसके फाउंडर हैं। उन्होंने अपनी एक बुक में एक्शन रिसर्च के बारे में दिया था कि टू सॉल्व द इमीडिएट प्रॉब्लम्स अराइजिंग इन ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी फैक्ट्री में जहां पे हम लंबी प्रोसेस से गुजर नहीं सकते, क्योंकि रिसर्च इज अ लेंदी प्रोसेस। जैसा कि हमने देखा इसमें 8 to 9 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। तो वहां पे हम एक एकेडमिक रिसर्च को हम करें, उसके बाद उसका इम्प्लीकेशन इंडस्ट्री पे देखें। इतनी बड़ी प्रोसेस को छोड़ करके हम डायरेक्ट जब हम किसी प्रॉब्लम को तुरंत सॉल्व करने के लिए कोई रिसर्च करते हैं तो उसको बोलते हैं एक्शन रिसर्च। तो ये हो गई ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन कि आप अपने रिसर्च को किस तरह अप्लाई कर रहे हैं। प्योर रिसर्च किसके लिए बताया था सर? प्योर रिसर्च वो रिसर्च है जो मेनली एकेडमिक्स में हो रही है, जो हम रिसर्च करते हैं थियोरेटिकल बेस की। उसका इंडस्ट्री एप्लीकेशन उतना नहीं है। वो प्योर रिसर्च वो थ्योरी डेवलपमेंट में काम हो रहा है, जहाँ पे हम थ्योरीज को डेवलप कर रहे हैं। जैसे फाइनेंस में कई तरह की थ्योरीज हैं,
जैसे हम एक बहुत अच्छी थ्योरी है फाइनेंस में, इफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस। इफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस, अब ये इफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस है तो एक प्योर रिसर्च से निकली हुई थ्योरी, लेकिन अगर हम इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन देखें तो इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन बहुत ही कम है, लेकिन फिर भी इसको एक बहुत ही माइलस्टोन थ्योरी फाइनेंस में माना जाता है, क्योंकि प्योर रिसर्च में भी इंडिया में एक संस्था है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। तो वो फंडामेंटल रिसर्च थ्योरी डेवलपमेंट में काम होता है, और अगर हमको उसका एप्लीकेशन देखना हो, उन थ्योरीज को अप्लाई करने के लिए अगर कोई रिसर्च की जा रही है, इंडस्ट्री बेस्ड कोई एप्लीकेशन की जा रही है, तो वो अप्लाइड रिसर्च में आता है, जो इंडस्ट्री अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए करता है या करवाता है। एम आई क्लियर मैम? यस सर। थैंक यू। तो एप्लीकेशन के बेसिस पे ये 3 रिसर्चेस हैं। उसके बाद आता है इंफॉर्मेशन के बेसिस पे। इंफॉर्मेशन जैसा कि दो भागों में मेनली डिवाइड होता है, एक होता है क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन और एक होता है क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। तो उसी के बेस पे ये भी बाइफर्केशन किया गया है कि एक क्वालिटेटिव रिसर्च है और एक क्वांटिटेटिव रिसर्च है, लेकिन एक मिक्स्ड रिसर्च भी है, मिक्स्ड मेथड रिसर्च को कहते हैं, जिसमें क्वालिटेटिव टेक्निक और क्वांटिटेटिव टेक्निक दोनों को यूज किया जाता है। अब अक्सर ये कंफ्यूजन रहता है कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में बेसिकली डिफरेंस क्या क्या है। तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में बेसिक डिफरेंस जो है वो एक पॉइंट ऑफ पे है कि डेटा पे कि आपका डेटा कैसा है, और उस डेटा के एनालिसिस पे कि आप उसका डेटा का एनालिसिस कर कैसे रहे। देखिए, कभी कभी क्वालिटेटिव डेटा को कन्वर्ट करके क्वांटिटेटिव एनालिसिस की जाती है, और कभी कभी क्वांटिटेटिव डेटा को कन्वर्ट करके क्वालिटेटिव एनालिसिस भी की जाती है। तो वहीं पे जन्म होता है मिक्स्ड मेथड रिसर्च का। लेकिन क्वालिटेटिव किसे कहते हैं और क्वांटिटेटिव किसे कहते हैं, बहुत ही सिंपल एग्जांपल से इस बात को समझिए कि क्वालिटेटिव रिसर्च में हम, जैसे मान लीजिए आपको कोई रिसर्च करनी है, आप किसी की लाइफ स्टाइल स्टडी कर रहे हैं। मान लीजिए आपने बॉलीवुड स्टार्स की लाइफ स्टाइल स्टडी करनी है, तो उसको रिसर्च करने के लिए आप उन बॉलीवुड स्टार्स के साथ जो भी आपके फेवरेट हो या जिनके ऊपर भी आपको रिसर्च करनी है, उनके साथ आप कुछ समय बिताएंगे, उनका बिहेवियर ऑब्जर्व करेंगे, उनके साथ उनको कुछ क्वेश्चंस इंटरव्यू के तौर पे पूछेंगे, जो क्वालिटेटिव बेस पे आएंगे, जिसमें आप मतलब एक टेक्सचुअल राइटिंग उसकी उसकी करेंगे, उसमें कोई न्यूमेरिक फॉर्म में नहीं आएगा। तो ऐसे रिसर्चेज में जहाँ पे क्वालिटेटिव फिनोमेना यूज हो रहा है, कल जो हमारे चीफ गेस्ट थे उन्होंने भी इसके बारे में काफी डिटेल में बताया था। तो क्वालिटेटिव स्टडी में इस तरह की स्टडी होती है जहां पे हम कोई न्यूमेरिकल डेटा का कलेक्शन बेसिकली नहीं कर रहे होते हैं, और कर भी रहे होते हैं तो उसका क्वालिटी से रिलेटेड होता है, हम उसको क्वांटिफाई नहीं करते। क्वांटिटेटिव रिसर्च में मेनली ऐसा डेटा कलेक्ट किया जाता है जिसको हम क्वांटिफाई करें, जिसमें हम अपने जो स्टेटिस्टिकल टेस्ट होते हैं उन स्टेटिस्टिकल टेस्ट को लगाएं। तो ऐसे डेटा को और ऐसे डेटा एनालिसिस के तरीके को क्वांटिटेटिव रिसर्च में डाला जाता है। क्वालिटेटिव रिसर्च का कुछ एनालिसिस का भी तरीका है, उसको एनालिसिस का तरीका को बोलते हैं टेक्स्ट एनालिसिस। जैसे मान लीजिए किसी कंपनी की फंडामेंटल रिपोर्ट की एनालिसिस हो रही है, बहुत ही स्टडी को पिछले महीने हम पढ़ रहे थे, वो था रीडेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। रीडेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत ही टॉप जर्नल में पब्लिश हुई ये स्टडी है, और ये क्वालिटेटिव स्टडी है। रीडेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब है कि अगर आपको एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे दिया जाए, आप एक पीजी स्टूडेंट है कॉमर्स में, मैनेजमेंट में, अगर आपको किसी कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे दिया जाए, तो क्या वो आपके लिए रीडेबल है? क्या आप उसे पढ़ पाएंगे? पढ़ तो पाएंगे, तो क्या उसके इंटरप्रेट कर पाएंगे? तो इसको एनालाइज करने के लिए कि उसकी रीडेबिलिटी कितनी है, उसको एनालाइज करने के लिए एक क्वालिटेटिव स्टडी की गई, और उसमें टेक्सचुअल एनालिसिस, टेक्स्ट एनालिसिस की जो हम बात कर रहे हैं, उस मेथड का यूज किया गया। टेक्स्ट एनालिसिस में क्या होता है, वो एक हम छोटा सा इसका एग्जांपल दे रहे हैं कि टेक्स्ट एनालिसिस में ये होता है कि मान लीजिए कोई एक वर्ड है, वो वर्ड उस पूरे टेक्स्ट में, जैसे 400 पेजेस या 500 पेजेस की फाइनेंशियल रिपोर्ट है, तो उस पूरे फाइनेंशियल रिपोर्ट में वो वर्ड कितनी बार रिपीट हुआ है। इस तरह जब आप किसी टेक्स्ट को एनालिसिस करते हैं तो उसको बोलते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड। और जबकि क्वांटिटेटिव में क्या होगा कि उसी फाइनेंशियल रिपोर्ट से आप कुछ फाइनेंशियल डेटा निकालेंगे और उसका एनालिसिस करेंगे, उसके ऊपर कोरिलेशन लगाएंगे, उसके ऊपर रिग्रेशन लगाएंगे, और उसकी एक एनालिसिस करेंगे, तो उसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च। और कुछ रिसर्च मेथड्स में इन दोनों को मिक्स भी किया जाता है, क्वालिटेटिव डेटा को क्वांटिटेटिव में कन्वर्ट करके काम भी किया जाता है। जैसे
अगर इसी रीडेबिलिटी को जो रीडेबिलिटी आई है, अगर उन्होंने उसी रीडेबिलिटी को क्वांटिफाई कर दिया होता और क्वांटिफाई करके एसपीएसएस में डाल करके उसके ऊपर कोई टेस्ट कर दिया होता, तो हम उसको बोलते कि ये मिक्स्ड मेथड है, जिसमें क्वालिटेटिव डेटा को कन्वर्ट करके क्वांटिटेटिव बना दिया। So on the basis of information, you can segregate the types of research into three parts: qualitative research, quantitative research, and mixed method research. नेक्स्ट जो पार्ट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा हर जगह आपको मिलता है ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, और इसी में सबसे ज्यादा टाइप के रिसर्च आते हैं: डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, एम्पिरिकल रिसर्च, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च, कॉजल रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, एंड क्रॉस सेक्शनल रिसर्च, एंड लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। तो ये जो मेन टाइप्स ऑफ रिसर्च हैं, ये आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। सबसे ज्यादा हर बुक्स में जो टेक्स्ट बुक्स होती हैं उनमें इन्हीं का जिक्र आपको मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च वो रिसर्च है जहां पे आप किसी फिनोमिनन का डिस्क्रिप्शन देते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कोई केस स्टडी की, सबसे अच्छा एग्जांपल डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का केस स्टडी होता है। आपने कोई केस स्टडी की है, तो केस स्टडी एक डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है जहां पे आप ऑलरेडी अकर्ड फिनोमिनन का डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, उसके बारे में इलेबोरेशन कर रहे हैं और उसको और बता रहे हैं लोगों को, उसके बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी क्वालिटीज के बारे में। तो ऐसे रिसर्च को बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। एंड में हम आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे, उस क्वेश्चन को अभी से हम आपको बता दे रहे हैं कि क्या हाइपोथेसिस टेस्टिंग हर तरह के रिसर्च में जरूरी होती है? इज हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज एप्लीकेबल इन ऑल टाइप्स ऑफ रिसर्च? अभी हम इस क्वेश्चन को अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, पहले हम इन सारे को बता देंगे। सारे को बताने के बाद आपको हमको ये आंसर देना है कि इज हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज इंपॉर्टेंट इन ऑल टाइप्स ऑफ रिसर्च डिजाइन और नॉट। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के बाद आती है एम्पिरिकल रिसर्च। एम्पिरिकल रिसर्च वो रिसर्च है जहाँ पे वो रिसर्च डिजाइन है जहाँ पे हम किसी फिनोमिनन को एम्पिरिकली टेस्ट करते हैं। एम्पिरिकली टेस्ट करने का मतलब होता है कि हम उसमें कुछ स्टैटिस्टिकल टेस्ट टूल लगा करके उसको टेस्ट करते हैं, और उसमें हम सिर्फ डिस्क्रिप्शन नहीं दे रहे होते हैं, हम उसमें अपना एक वैलिड पॉइंट प्रूव भी कर रहे होते हैं। जैसे अगर मैंने किसी स्टडी में काई स्क्वायर टेस्ट लगा के उसको एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल से एसोसिएशन प्रूव किया हुआ है, तो हम उसको एम्पिरिकल रिसर्च की कैटेगरी में डालते हैं। नेक्स्ट है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च जहां पे आपको फिनोमिनन के बारे में कुछ प्रायर इंफॉर्मेशन है ही नहीं, आप एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। अभी आपके पास कोई फ्लायर फिनोमिनन का कोई क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक का इंफॉर्मेशन नहीं है, उसे हम बोलते हैं एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। इसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल है कोविड। जब कोविड आया मार्च 2020, हम लेकर चलते हैं कि मार्च 2020 में कोविड इंडिया में आ गया था, तो मार्च 2020 से पहले कोविड के ऊपर कोई भी लिटरेचर अवेलेबल नहीं थी। अगर मार्च 2020 से पहले कोविड के ऊपर कोई भी लिटरेचर अवेलेबल नहीं थी, और उसके बाद से अगर आप एक एनालिसिस करें कि कोविड मार्च 2020 के बाद कोविड के ऊपर कितने पेपर्स लिखे गए हैं, अगर किसी ने भी वो पेपर लिखा है तो उसने पहले उसके ऊपर जब कोई लिटरेचर अवेलेबल ही नहीं है, तो उसने किस तरह की रिसर्च डिजाइन क्रिएट की गई होगी? वहां पे एक एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन क्रिएट की गई होगी, जहाँ पे कोई अगर प्रायर लिटरेचर अवेलेबल नहीं है तो हम किस तरह अपने लिटरेचर को एक्सप्लोर करें। इसमें जैसे मान लीजिए हम एक रिसर्च करने जा रहे हैं कि इम्प्लीकेशन ऑफ कोविड ऑन से इन्वेस्टर बिहेवियर। तो अगर इम्प्लीकेशन ऑफ कोविड ऑन इन्वेस्टर बिहेवियर हम चेक कर रहे हैं, तो उसमें कई तरह के फैक्टर्स आएंगे। जनरली क्या होता है, फैक्टर्स को ढूंढने के लिए हम जाते हैं पिछले लिटरेचर, लेकिन यहाँ पे तो पिछला लिटरेचर अवेलेबल ही नहीं है, तो हमें फैक्टर्स को एक्सप्लोर करना होगा। और जब हम फैक्टर्स को एक्सप्लोर करते हैं, तो एक वहां पे बहुत ही अच्छा वर्ड और बहुत ही खूबसूरत वर्ड है जिसको बोलते हैं एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस। डेटा एनालिसिस की बहुत ही हाई टेक्निक है, उस टेक्निक तक अभी हम नहीं जाएंगे। हम सिर्फ आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्सप्लोरेटरी रिसर्च मेथड में होता क्या है। यहाँ पे कोई भी प्रायर लिटरेचर अवेलेबल नहीं होता है, और हमें फैक्टर्स खुद एक्सप्लोर करने होते हैं कि मेरे वेरिएबल्स को कौन सा फैक्टर इन्फ्लुएंस कर रहा है, वो कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। नेक्स्ट है एक्सप्लेनेटरी रिसर्च, वेरी सिमिलर टू डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, नाम थोड़ा सा अलग है। मेनली डिस्क्रिप्टिव रिसर्च को हम कॉमर्स और फाइनेंस में भी, जैसे फाइनेंशियल सब्जेक्ट्स जो होते हैं उनमें यूज कर लेते हैं। एक्सप्लेनेटरी रिसर्च जो होता है वो प्योर सोशल साइंस में यूज होता है, जैसे हिस्ट्री में होने वाले रिसर्च, या फिर हम कहें इंटरनेशनल जो वो होते हैं
ज्योग्राफीज होते हैं, इंटरनेशनल ज्योग्राफीज में होने वाले रिसर्च, जहाँ पे हम किसी चीज को, किसी एक टॉपिक को बहुत ही एक्सप्लेन कर रहे होते हैं अपने पेपर में, उसको बोलते हैं एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। कॉजल रिसर्च, सबसे पहले ये चीज क्लियर करिए कि इस कॉजल रिसर्च को बहुत जगह कैजुअल लिखा जाता है, बस थोड़ी सी स्पेलिंग अलग होती है। कैजुअल, कैजुअल वर्ड नहीं है। हम ये इसलिए क्लियर कर दे रहे हैं क्योंकि हम इसको बहुत सारे बुक्स में भी देखे हैं, बहुत सारे रिसर्च पेपर्स में भी देखे हैं, और बहुत लोगों के मुंह से भी सुना है। कभी भी कॉजल रिसर्च को कैजुअल रिसर्च में बोले, कैजुअल का मतलब होता है आम सी चीज, इट इज नॉट आम सी चीज, इट इज कॉजल। कॉजल का मतलब रिलेटेड टू कॉज Sir, एंड this is इफेक्ट। the excuse me, sir. This is related with cause and effect relationship. हाँ हाँ, बस वही हम बोल ही रहे हैं अभी। कॉजल रिसर्च मीन्स रिलेटेड टू कॉज एंड इफेक्ट, जहाँ पे एक आईवी है और एक डीवी है, एक कॉज है और एक इफेक्ट है, इन दोनों के बीच के रिलेशनशिप में को हम चेक कर रहे हैं, वो ऐसे रिसर्च डिजाइन को बोलते हैं कॉजल रिसर्च डिजाइन। कॉजल इज नॉट कैजुअल, इट्स कॉजल। नेक्स्ट इज एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मेनली साइंस में यूज होती है, सोशल साइंस में कम यूज होती है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मतलब होता है जहाँ पे मेरे पास दो ग्रुप्स हैं, एक ग्रुप के ऊपर हम कोई टेस्ट कर रहे हैं और दूसरे ग्रुप के ऊपर टेस्ट नहीं कर रहे हैं, और उसके बाद हम डिफरेंस चेक कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे अच्छा एग्जाम्पल मेडिकल एग्जाम्पल, मेडिकल में कोई दवा की टेस्ट हो रही है, कोई एक मेडिसिन डेवलप हुई है, सपोज कोविड की ही वैक्सीन डेवलप हुई है, और उस कोविड वैक्सीन को टेस्ट करने के लिए मैंने 500 पीपल का दो अलग अलग सैंपल लिया। एक सैंपल में मैंने कोविड वैक्सीन दी, एक सैंपल में मैंने कोविड वैक्सीन नहीं दी, और उसके बाद में हमने दोनों का रिजल्ट देखा कि किसको कोविड ज्यादा हो रहा है, किसको कम हो रहा है। तो यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट हो रहा है जहाँ पे एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है और एक कंट्रोल ग्रुप है। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के ऊपर हम टेस्ट कर रहे हैं और कंट्रोल ग्रुप के ऊपर हम टेस्ट नहीं कर रहे हैं। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस जब आएगा तो हम ये कंक्लूजन निकालेंगे कि यस, this COVID vaccine is applicable on increasing the health of the people. तो ऐसे रिसर्च डिजाइन को बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन, वेयर वी आर कंडक्टिंग एन एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट इज क्रॉस सेक्शनल एंड लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। देखिए, इनको आप साथ में भी पढ़िए, डिस्क्रिप्टिव एंड एम्पिरिकल साथ में पढ़ा जाता है कभी कभी, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च एंड एम्पिरिकल रिसर्च, एक्सप्लोरेटरी एंड एक्सप्लेनेटरी, कॉजल एंड एक्सपेरिमेंटल, एंड क्रॉस सेक्शनल एंड लॉन्गिट्यूड। हम बाइफरकेट कर दिए ताकि आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से क्रॉस सेक्शनल रिसर्च डिजाइन एंड लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च डिजाइन। क्रॉस सेक्शनल रिसर्च डिजाइन वो रिसर्च है जहाँ पे किसी एक डेटा को आप एक ही समय के तक वो डेटा कलेक्शन कर रहे हैं, डेटा इज कलेक्टेड ओनली वंस। एंड लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च डिजाइन एक ऐसी रिसर्च डिजाइन है जहाँ पे डेटा को काफी लंबे समय तक बार बार कलेक्ट किया जाता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं, सारे एग्जाम्पल हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे रहे हैं। एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च चल रही है, करंट में चल रही है, वो रिसर्च चल रही है हैप्पीनेस के ऊपर, खुशी के ऊपर, और गेस कीजिए उसकी स्टडी पीरियड क्या है। वो एक लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च डिजाइन है, क्वालिटेटिव स्टडी है, उसकी गेस कीजिए आप चैट बॉक्स में तुरंत हमको लिख के बताइए कि उसकी स्टडी पीरियड कितने सालों तक वो रिसर्च कर रहे होंगे। आई विल वेट फॉर ओनली 30 सेकेंड। किसी ने कहा है 50, किसी ने कहा है 10, किसी ने कहा है 5। भाई वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, उसके हिसाब से सोचिए। अच्छा, एक कैंडिडेट हैं जिन्होंने बता दिया आंसर, वो 150 ईयर्स का होराइजन लेके चल रहे हैं, वो 150 सालों तक डेटा कलेक्शन करेंगे लोगों से। 150 ईयर्स का होराइजन वो लेके चल रहे हैं, 150 सालों तक वो हैप्पीनेस पे रिसर्च करेंगे और ये देखेंगे कि व्हाट आर द फैक्टर्स। अब ये क्या देखेंगे ये तो मुझे भी नहीं पता, मेरे प्रोफेसर ने ही मुझे ये बताया था। तो 150 ईयर्स का वो होराइजन लेके चल रहे हैं और 150 ईयर्स तक वो डेटा कलेक्शन करेंगे। इनफैक्ट अब इसमें देखिए, सैंपल भी चेंज होगा, ईयर भी चेंज होगा, और जो रिसर्च जिसने शुरू की हुई होगी, जब ये रिसर्च खत्म होगी हो जाएगी तो वो इस दुनिया में जिंदा भी नहीं। तो ऐसी रिसर्च जो बहुत लंबे समय तक बार बार डेटा कलेक्शन के लिए जाती है, उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च डिजाइन। मेरा कहने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि वो उसको 50-100 सालों तक जाना चाहिए। आप हर साल एक डेटा कलेक्ट कीजिए, हर दूसरे साल डेटा कलेक्ट कीजिए, बार बार डेटा कलेक्ट कीजिए। ऐसे रिसर्च डिजाइन को लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च डिजाइन कहते हैं। नेक्स्ट बाइफरकेशन, लास्ट बाइफरकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ अप्रोच।
On the basis of approach, there is two type of research, deductive research and inductive research. ये लॉजिकल रीजनिंग में जब आप बहुत लोग यहाँ पे नेट पीएचडी वाले हैं, तो नेट जेआरएफ में जब आप पढ़ते हैं तो डिडक्टिव एंड इंडक्टिव अप्रोच आप समझते हैं. डिडक्टिव का मतलब होता है जब आपके पास ऑलरेडी एक थ्योरी है और उससे उसके ऊपर आप ऑब्जर्वेशन बिल्ड कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं डिडक्टिव रिसर्च. और इंडक्टिव रिसर्च का मतलब होता है जहाँ पे आप कई सारे ऑब्जर्वेशंस को मिला करके एक थ्योरी बिल्ड करते हैं. तो थ्योरी से ऑब्जर्वेशन की तरफ जाना, थ्योरी से ऑब्जर्वेशन की तरफ जाने को बोलते हैं डिडक्टिव रिसर्च, और ऑब्जर्वेशन से थ्योरी की तरफ आने को बोलते हैं इंडक्टिव रिसर्च. एंड आई होप आई डोंट नीड टू इलेबोरेट मच ऑन दिस. यहाँ तक किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछ ले, अदरवाइज हम आगे चल रहे हैं. हाँ, अब आपको बताना है. Sir, I have one Sir, question. sir, हाँ, एक excuse me, sir. Please explain me the difference between, sir, descriptive research and explanatory research. मैम कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है. डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो होती है उसमें दो तीन तरह सर की एक आती बार है. और इसको फिर से बता दीजिए आप. क्या फिर से बताना है मैम? सर ये वाला जो मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है. हाँ, कौन सा ये बताइए ना, कौन सा. हम पहले डिस्क्रिप्टिव और एक्सप्लेनेटरी का बात कर दे रहे हैं. डिस्क्रिप्टिव रिसर्च और जो एक्सप्लेनेटरी रिसर्च में थोड़ा सा डिफरेंस बस ये है कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो होती है उसमें केस स्टडीज, ऑब्जर्वेशन टाइप की स्टडीज आती हैं, जहाँ पे अब केस स्टडी बिजनेस केस स्टडी भी हो सकती है, फाइनेंशियल केस स्टडी भी हो सकती है. एक्सप्लेनेटरी रिसर्च जो होती है वो जो टिपिकल सोशल साइंस वाले होते हैं वो लोग ज्यादा यूज करते हैं इस वर्ड को. जैसे अगर कोई हिस्ट्री में रिसर्च कर रहा है या फिर कोई पॉलिटिक्स पे रिसर्च कर रहा है तो वो एक्सप्लेनेटरी रिसर्च को यूज करते हैं, ये वर्ड यूज करते हैं, क्योंकि उनको किसी एक फिनोमिनन को बहुत ही ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करना होता है. उनको उससे रिलेटेड हर चीज बतानी होती है, वो कब हुआ, व्हाट, व्हेन, हाउ, विच, सब कुछ उनको बताना होता है. जबकि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में हम कभी कभी हाइपोथेसिस टेस्टिंग भी कर देते हैं. एक्सप्लेनेटरी रिसर्च में हाइपोथेसिस टेस्टिंग मेनली नहीं होती. और मेरा यही क्वेश्चन भी था, आप हम ही से आंसर ले लिए. इज हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज इम्पोर्टेंट इन एवरी काइंड ऑफ रिसर्च डिजाइन और नॉट? So hypothesis testing is not important in every kind of research design. किसी रिसर्च डिजाइन में इंपॉर्टेंट है, किसी में इंपॉर्टेंट नहीं है. जैसे अगर आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कर रहे हैं तो वहां पे एक हाइपोथेसिस होनी चाहिए. जैसे अगर आप एक एम्पिरिकल रिसर्च कर रहे हैं तो वहां पे एक हाइपोथेसिस होनी चाहिए जिसको आप प्रूव करेंगे. लेकिन अगर आप कोई डिस्क्रिप्टिव कर रहे हैं या कोई एक्सप्लेनेटरी कर रहे हैं, डिस्क्रिप्टिव में भी हाइपोथेसिस होती है, नहीं भी हो सकती है, एक्सप्लेनेटरी में नहीं होती है. सर एम्पिरिकल रिसर्च एक बार क्लियर कर दीजिए. Sir, empirical और experiment में क्या difference होता है? एक्सपेरिमेंट देखिए, जो वर्ड का जो प्ले है वो प्ले है सब्जेक्ट्स को लेकर के. एक्सपेरिमेंटल रिसर्च साइंस वाले यूज करते हैं. आप किसी भी सोशल साइंस के पेपर में ये नहीं देखेंगे कि वो लिखा होगा इन दिस रिसर्च पेपर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन हैज बीन फॉलोड. वो लिखते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन फॉलोड, वो लिखते हैं एम्पिरिकल रिसर्च डिजाइन इज फॉलोड, है ना. वहां पे एक कंट्रोल ग्रुप है, एक्सपेरिमेंट में एक कंट्रोल ग्रुप है जिसके ऊपर एक कंट्रोल ग्रुप है, एक एक्सपेरिमेंट ग्रुप है जिसके ऊपर हम कोई जैसे मेडिकल का ये मैंने एग्जांपल दिया, हम वो टेस्ट कर रहे हैं. अब ये चीज आप फाइनेंस में कैसे करेंगे या मैनेजमेंट में कैसे करेंगे? तो वर्ड्स जो हैं वो सिर्फ सब्जेक्ट्स को लेकर के डिफर करते हैं. एम्पिरिकल रिसर्च डिजाइन का मतलब हुआ कि जहां पे आप एक फिनोमिनन का एम्पिरिकली टेस्टिंग कर रहे हैं, स्टैटिस्टिकल बेस पे टेस्ट कर रहे हैं, आप स्टैटिस्टिकल टेस्ट लगा रहे हैं, आपने क्वांटिटेटिव डेटा कलेक्शन किया हुआ है और सब कुछ ओरिजिनल है, एम्पिरिकल है, रिगर है, मेहनत की है आपने. आपने सिर्फ इतिहास भूगोल की तरह उसको लिख नहीं दिया है. आसिफ जी आप कुछ पूछ रहे थे. सर ये एम्पेरिकल रिसर्च के कोई एग्जांपल? वैसे हम पेपर साथ लेके तो अभी मतलब बैठे नहीं है, मेरे पीपीटी में पेपर तो है नहीं, लेकिन आप ऐसा समझिए कि एम्पिरिकल रिसर्च में जितनी भी सोशल साइंस में अगर आप पेपर देखेंगे और उसमें अगर एक अच्छा पेपर अगर वो किसी बड़ी पब्लिकेशन में गया है और उसने डेटा कलेक्शन क्वांटिटेटिव वे में किया है, कुछ अच्छे स्टैटिस्टिकल टेस्ट लगाए हैं जैसे अनोवा, काई स्क्वायर, ईएफए, सीएफए, तो वो अपने साथ यूज करते हैं कि एम्पिरिकल रिसर्च डिजाइन हैज बीन फॉलोड, जहां पे आप एक हाइपोथेसिस को वैलिड प्रूफ के साथ, स्टैटिस्टिकल टेस्ट के साथ प्रूफ कर रहे हैं.
एम्पिरिकल ओरिजिनल रिसर्च है। थैंक यू सर। Sir, it is based on the real life experience. हाँ, ऑब्जर्वेशन बेस्ड होती है। Okay, sir. यस, हम अभी आएंगे कि आप इस रिसर्च, इतने सारे रिसर्च डिजाइन में से कौन सा रिसर्च डिजाइन चूज करें। इसको भी फॉर्मुलेट करने का एक तरीका है। Sir, excuse me, sir. फॉर्मुलेशन ऑफ, यस, सर रिटेल सेक्टर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और रिटेल सेक्टर पे एम्पिरिकल रिसर्च कर सकते हैं क्या? फॉलो। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रिटेल सेक्टर। यस सर। शशांक, में आई आंसर? हाँ बिल्कुल सर। मैडम, किसी भी टॉपिक पे आप कोई भी रिसर्च कर सकती है, टॉपिक से रिसर्च का कोई कोरिलेशन नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर। एक्चुअली सर ये मेरा अभी सिनॉप्सिस सबमिट हुआ है इस टॉपिक पे, तो इसीलिए मैंने पूछा कि क्या उस पे हो सकता है क्या। तो मेरे टॉपिक में ये एम्पिरिकल रिसर्च मैंने ऐड किया था, तो वो इसीलिए कंफर्म करी थी कि क्या वो सही था या नहीं। एम्पिरिकल मींस बेस्ड अपॉन क्वांटिटेटिव डाटा। यस सर, इसी बेस पे मैंने ये ऐड किया था अपने टॉपिक में। यस। देखिए, Thank हम एक एग्जांपल आपको दे रहे हैं। मान लीजिए आप एक रिसर्च पेपर लिखने बैठे हैं, आपको सामने एक रिसर्च पेपर दिखा, आप मतलब आपने टॉपिक को सर्च किया, आपने रिसर्च पेपर देखा और उस रिसर्च पेपर को उठा करके अपना रिसर्च पेपर लिख दिया। अब आप वहां पे अगर लिखेंगे कि ये एक एम्पिरिकल रिसर्च डिजाइन है, तो इट इज नॉट एन एम्पिरिकल रिसर्च डिजाइन। भले ही जो जिस पेपर को आपने देखा है वो एम्पिरिकल रहा होगा, लेकिन जो उस पेपर को देख के आपने लिख दिया वो एम्पिरिकल नहीं है। आप एम्पिरिकल कब करेंगे? जब आप खुद जाएंगे, उस तरह का डेटा कलेक्ट करेंगे, उसके ऊपर स्टैटिस्टिकल टूल्स लगाएंगे और अपनी ऑब्जर्वेशन अपने पेपर में लिखेंगे, तब वो होगा एक ओरिजिनल रिसर्च, एक एम्पिरिकल रिसर्च डिजाइन। ओके सर, थैंक ठीक यू। है। और जैसा कि सर ने कहा कि आप किसी भी टॉपिक पे, किसी भी सब्जेक्ट पे, मतलब प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे आप कोई भी रिसर्च डिजाइन लगा सकते हैं। रिसर्च डिजाइन इज नॉट बेस्ड ऑन टॉपिक, रिसर्च डिजाइन इज बेस्ड ऑन हाउ यू कंडक्ट योर रिसर्च। ओके सर। अब Sir, एक क्वेश्चन, sir, excuse me. Sir, it means, sir, HR and psychology students can apply, sir, empirical test. Actually, you are saying about test variables and analytical statistics. तो सर हम empirical research इसको बोल सकते हैं? साइकोलॉजी वाले ना? या सर psychology and MBHR? हाँ बिल्कुल, साइकोलॉजी और एमबीएचआर वो तो प्राइमरी स्टडी करते ही हैं। या वहां तो तो प्राइमरी, तो सर हम उसको एम्पेरिकल स्टडी कहेंगे। मतलब टॉपिक में हम ये एम्पेरिकल वर्ड तो लगा सकते हैं ना सर? हम लगा सकते हैं। जब भी आप कहीं पेपर प्रेजेंट करेंगे तो आपको बस उस वर्ड को जस्टिफाई करना होगा कि आपने उसको एम्पेरिकल कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं। तो आपको वहाँ बताना होगा कि मैंने ओरिजिनल खुद जाकर के डेटा कलेक्शन किया। करेंगे सर, सेकेंडरी नहीं सर, प्राइमरी डाटा जब कलेक्ट करेंगे तो सर वो एम्पेरिकल तो हो जाए। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल एम्पेरिकल, बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो आगे चलते हैं फिर। इतने सारे रिसर्च डिजाइन में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है कि दे आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आप एक तरह का यूज कर रहे हैं तो उसके साथ एक दूसरा यूज नहीं होगा। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कैन बी डिडक्टिव एज वेल, एम्पिरिकल रिसर्च कैन बी इंडक्टिव एज वेल, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कैन बी क्वालिटेटिव एज वेल, एम्पिरिकल रिसर्च कैन बी क्वांटिटेटिव एज वेल। तो ये जो इंटर रिलेशन है कि एक अगर हम सिर्फ डिस्क्रिप्टिव बोल रहे हैं तो वो सिर्फ डिस्क्रिप्टिव है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर वो सिर्फ डिस्क्रिप्टिव है तो वो क्वालिटेटिव भी हो सकता है, क्वांटिटेटिव भी हो सकता है। एम्पिरिकल भी है तो वो क्वांटिटेटिव हो सकता है, मिक्स मेथड्स हो सकता है, उसमें डिडक्टिव अप्रोच और इंडक्टिव अप्रोच भी लग सकती है। तो यू कैन यूज 2 और 3 वर्ड्स साइमल्टेनियसली। सिर्फ ये जो बाइफर्केशन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है वो सिर्फ बांटने का एक तरीका है कि हम रिसर्च मेथड्स को किस किस तरीकों से बांट सकते हैं। तो ये थे टाइप्स ऑफ रिसर्च। अब हम चलते हैं इसके आगे। नाउ लेट अस कम टू आवर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, हाउ टू लोकेट योर रिसर्च प्रॉब्लम। एक रिसर्च प्रॉब्लम आप कैसे लोकेट करेंगे? जैसे यहाँ पे अभी तक के डिस्कशन में बहुत लोगों ने अपनी रिसर्च प्रॉब्लम बता दी, तो अगर हम उनसे पूछें कि वो रिसर्च प्रॉब्लम तक वो कैसे पहुंचे थे, तो उन्होंने पहले देखा होगा कि मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है। एरिया ऑफ इंटरेस्ट के बाद उन्होंने देखा होगा उस एरिया ऑफ इंटरेस्ट के अंदर भी उन्हें कौन सी चीजें अच्छी लगती हैं।
क्वेश्चन आया है चैट बॉक्स में, अच्छा क्वेश्चन है कि एम्पिरिकल रिसर्च में हम सिर्फ प्राइमरी डेटा ही कलेक्ट करते हैं, सेकेंडरी भी कर सकते हैं, सेकेंडरी भी कर सकते हैं। फाइनेंस में मेनली सेकेंडरी डेटा ही हम लोग यूज करते हैं, तो सेकेंडरी डेटा पर भी एम्पिरिकल रिसर्च डिजाइन बनती है। डेटा ओरिजिनली कलेक्ट होना चाहिए, आपके टेस्ट आपने लगाए होने चाहिए, और क्वांटिटेटिव वे में फाइंडिंग आनी चाहिए, बस। और देखिए ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई लिखित इसका ये नहीं है कि टिक नहीं है कि ये होगा तो एम्पिरिकल है, ये होगा तो डिस्क्रिप्टिव है। बेस्ड अपॉन योर रिसर्च ऑब्जेक्टिव, योर रिसर्च एंड मेथोडोलॉजी। और उसको क्लोज कीजिए और आइए रिसर्च प्रॉब्लम पे। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस। प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने की प्रोसेस क्या है, किस तरह आप एक रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे। सबसे पहले आपका क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज योर रिसर्च अरीना, व्हाट इज योर टॉपिक। जैसे अपना एग्जांपल अगर लें तो आई बिलोंग टू फाइनेंस, तो फाइनेंस मेरा रिसर्च अरीना है। ये बहुत ही वास्ट, बहुत ही बड़ा एरिया है जिसके अंदर काफी छोटे छोटे सब्जेक्ट्स आते हैं। ये मेरा रिसर्च अरीना है, ये सबको पता होना चाहिए। अगर कोई मार्केटिंग का है तो उसको ये पता होना चाहिए मुझे मार्केटिंग में रिसर्च करनी है। इसीलिए देखिए जब आपने यूजीसी नेट दिया होगा तो यूजीसी गाइडलाइन होती है, यूजीसी गाइडलाइन में नेट जेआरएफ के लिए ये लिखा होता है कि आप नेट का एग्जाम उसी सब्जेक्ट से दीजिए जिससे आप पीजी में हैं। क्यों? क्योंकि उससे आपका रिसर्च जो, अगर आप आगे रिसर्च करेंगे तो आपका रिसर्च एरिया जो है वो डेफिनेट होना चाहिए। आपने यूजी और पीजी मान लीजिए मार्केटिंग में किया है और उसके बाद आप बोलें कि हम पीएचडी फाइनेंस में करेंगे, तो इससे थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम ये आएगी कि आपका जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, बेसिक जो डेवलपमेंट है उस सब्जेक्ट का, वो उतना अच्छा नहीं है। आपका मतलब बैचलर्स तो हो सकता है अलग हो, लेकिन मास्टर्स और पीएचडी में एक सिंक होना चाहिए। उस सिंक से आपका रिसर्च अरीना अच्छे से डिफाइन होगा। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव। अगर आप फाइनेंस मतलब एक रिसर्च अरीना आपका डिसाइड हो गया है तो उसके अंदर भी आप सब टॉपिक्स ढूंढिए। सब टॉपिक्स ढूंढने, जैसे फाइनेंस के अंदर भी कई सारे सब टॉपिक्स हो सकते हैं। मेरा टॉपिक जैसे एक म्यूचुअल फंड हो सकता है, स्टॉक मार्केट हो सकता है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट हो सकता है, इंटरनेशनल बिजनेस हो सकता है, कैपिटल स्ट्रक्चरिंग हो सकती है, डेट मैनेजमेंट या रिस्क एनालिसिस हो सकती है। कई तरह के टॉपिक एक टॉपिक के अंदर, एक अरीना के अंदर आ सकते हैं। तो आपको फिल्टरिंग डाउन करना है, आपको नैरोइंग डाउन करना है कि आप फर्दर आगे चलें। तो आप उसके बाद आप एक ऑब्जेक्टिव तक पहुंचेंगे। जब आप ये सब टॉपिक डिसाइड कर लेंगे तो उसके बाद आप एक ऑब्जेक्टिव तक पहुंचेंगे। जैसे मान लीजिए आपने अगर म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट अगर आपने सिलेक्ट कर लिया तो उसकी ऑब्जेक्टिव क्या है, अब उसमें आप क्या करना चाहते हैं। तो जैसे म्यूचुअल फंड में भी 2-3 डायमेंशन हो सकते हैं। पहला डायमेंशन हो सकता है परफॉर्मेंस एनालिसिस का, दूसरा डायमेंशन हो सकता है स्टॉक सिलेक्शन का, तीसरा डायमेंशन हो सकता है मार्केट टाइमिंग का, और चौथा डायमेंशन हो सकता है बिहेवियरल एनालिसिस का। तो एक टॉपिक के अंदर जब आप सब टॉपिक्स तक पहुंच गए तो सब टॉपिक्स के बाद आपने ये उसकी एक ऑब्जेक्टिव बनाई कि उस सब टॉपिक को लेकर के हमको क्या ऑब्जेक्टिव फुलफिल करनी है। तो सब टॉपिक आपका आ गया म्यूचुअल फंड, उसके अंदर आपने 4 ऑब्जेक्टिव देखे। अब इन 4 में से आपको सिलेक्ट करना है कि आप कौन सा ऑब्जेक्टिव लेकर के चलेंगे। हम आपको नैरोइंग डाउन करने की प्रोसेस बता रहे हैं कि आप कैसे अपने प्रॉब्लम तक पहुंचे, और इसको रिलेट कीजिएगा अपने डोमेन से। अब जैसे हम एग्जांपल दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है मेरा एक पर्सनल बायास होगा कि हम अपने डोमेन से करें, लेकिन कोशिश मेरी है कि सबको समझ में आए। तो आप इसको अपने प्रॉब्लम से भी रिलेट करके देखिए, अपने सब्जेक्ट से भी रिलेट करके देखिए। जैसे अगर कोई मार्केटिंग में है तो मार्केटिंग में सब टॉपिक्स क्या हो सकते हैं, कंज्यूमर बिहेवियर, बाइंग सेंटिमेंट, सेलिंग सेंटिमेंट, अलग अलग तरह की सब टॉपिक्स आ सकते हैं। उन सब टॉपिक्स में भी फर्दर ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि बाइंग बिहेवियर में भी मुझे क्या करना है, कंज्यूमर बिहेवियर पे भी तमाम तरह की स्टडीज हैं, उसमें भी के अंदर मुझे क्या करना है। तो उससे आपका ऑब्जेक्टिव डिफाइन होगा। एक बार ऑब्जेक्टिव डिफाइन हो गया तो आप एक प्रॉपर क्वेश्चन तक पहुंचेंगे, एक प्रॉपर प्रॉब्लम स्टेटमेंट तक पहुंचेंगे। उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को डिफाइन करना जरूरी है। जैसे अगर मुझे परफॉर्मेंस एनालिसिस करनी है म्यूचुअल फंड की, तो एक प्रॉब्लम मेरा क्या आना चाहिए, म्यूचुअल फंड परफॉर्मेंस एनालिसिस। अब ये तो ठीक है, म्यूचुअल फंड परफॉर्मेंस एनालिसिस मेरा ऑब्जेक्टिव है, लेकिन क्वेश्चन क्या है, क्योंकि परफॉर्मेंस एनालिसिस भी कई तरीके से की जा सकती है, प्लस म्यूचुअल फंड्स के अंदर भी कई सारी कैटेगरीज हैं। तो एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम तक आप उसको और रिफाइन कीजिए।
अब आप उसको बताइए कि नहीं, म्यूचुअल फंड में भी इक्विटी म्यूचुअल फंड, और उसमें भी डायरेक्ट स्कीम, और उसमें भी ईयर जो होगा ना वो होगा 2015 से 2020 तक। अब कुछ बचा? तो आप क्या कर रहे हैं, नैरोइंग डाउन करते हुए एक स्टेटमेंट तक आ रहे हैं जहां पे आप एक प्रॉब्लम को लेकर के उसको सॉल्व करेंगे। तो म्यूचुअल फंड परफॉर्मेंस एनालिसिस ऑफ इक्विटी फंड डायरेक्ट स्कीम फॉर द पीरियड 2015-20, ये आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ये आपका रिसर्च क्वेश्चन है। इसको आप आगे सॉल्व करेंगे। इसमें आप देखेंगे कि मतलब इसके एनालिसिस करेंगे और इसके ऊपर डेटा कलेक्ट करेंगे और इसके ऊपर फाइंडिंग आउट नहीं रिपोर्ट करेंगे। एक्चुअली प्रॉब्लम्स लोगों की लाइफ, देखिए रिसर्च की प्रॉब्लम और लाइफ की प्रॉब्लम दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस। लाइफ की प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम है जो हमको रोज दिखती है, हमको पता है मेरी जिंदगी में ये प्रॉब्लम चल रही है, वो प्रॉब्लम चल रही है, तमाम तरह की दिक्कतें चल रही हैं, और उसको हम इग्नोर करना चाहते हैं, उसको देखना नहीं चाहते, उसको ढूंढना नहीं चाहते। लेकिन रिसर्च की प्रॉब्लम ऐसी है जिसको हमको ढूंढना पड़ेगा, अंदर जा जाके ढूंढना पड़ेगा, उसको खोद खोद के बाहर निकालना पड़ेगा। वी हैव टू dig it down until unless we come to one statement that would be researched upon. और जब तक आप वहां नहीं पहुंचेंगे, उस स्टेटमेंट तक नहीं पहुंचेंगे, you will not be able to progress ahead. So it is very much important to focus कि आप कैसे नैरो डाउन करते हुए एक स्टेटमेंट तक आए। एक फॉर्मल स्टेटमेंट आपके सामने दिखना चाहिए, यस दिस इज माय स्टेटमेंट, और उसी के ऊपर पूरा डेटा कलेक्शन होगा, उसी के ऊपर टूल्स लगेंगे और उसी के ऊपर एनालिसिस और फाइंडिंग रिपोर्ट होगी। So this was your problem, and then it comes to hypothesis. Research problem और hypothesis आपस में बहुत अच्छे से related हैं। Your objective will define your research objective. Your research objective will define your hypothesis. आप इसी बेस का hypothesis बनाएंगे। जैसे अगर हमको इसमें hypothesis बनानी हो तो हम बना सकते हैं कि किसी का माइक ऑन है। इसमें अगर हमको हाइपोथेसिस बनानी हो तो हम ऐसे बना सकते हैं कि मान लीजिए हम इसमें एक और वेरिएबल ले आते हैं कि ये किसी से रिलेटेड है। तो स्टॉक मूवमेंट इज हाईली एसोसिएटेड या इसको रिलेटेड विद म्यूचुअल फंड परफॉर्मेंस। थोड़ा सा टॉपिक डिविएट हो गया है, लेकिन सिर्फ आपको हाइपोथेसिस समझाने के लिए कि आप अपने प्रॉब्लम से कैसे हाइपोथेसिस डेवलप करते हैं, हम आपको ये बता रहे हैं कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपके हाइपोथेसिस को डिफाइन करता है। आगे जाकर आपकी एक ऑब्जेक्टिव होती है, ऑब्जेक्टिव से फर्स्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट आता है और उसके बाद उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को आप एक हाइपोथेसिस रूप में देते हैं। अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट और हाइपोथेसिस में डिफरेंस क्या है? हाइपोथेसिस एक साइंटिफिकली टेस्टेबल स्टेटमेंट है और प्रॉब्लम स्टेटमेंट एक सिर्फ एक स्टेटमेंट है। वो उसको जब हम टेस्टेबल का फॉर्म दे देते हैं, जब आप उसको स्टैटिस्टिकली साइंटिफिकली टेस्ट कर सकते हैं, उसका फॉर्म दे देते हैं, तब उसको हम बोलते हैं हाइपोथेसिस। अदरवाइज वो एक रिसर्च प्रॉब्लम है। तो आई एम जस्ट समराइजिंग कि आप सबसे पहले अपना एक रिसर्च एरिया डिसाइड कीजिए। जो भी यहाँ पे पीजी स्कॉलर्स बैठे हैं जो रिसर्च में जाने वाले हैं, उनके लिए सजेशन कि सबसे पहले आप अपना रिसर्च एरिया डिसाइड कीजिए। फाइनेंस, मार्केटिंग, जो भी आपकी डोमेन है, एक्सपर्टीज है, उसके अंदर सब टॉपिक ढूंढिए। फाइनेंस आपने ढूंढ लिया, उसके अंदर ढूंढिए म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, कैपिटल बजटिंग, एवरीथिंग इज देयर। उसमें एक टॉपिक को चुनने के बाद उसकी ऑब्जेक्टिव्स देखिए कि उसमें भी आप अंदर क्या करना चाहते हैं। और जब आप ये डिफाइन कर लेंगे तो उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे क्वेश्चन क्या फ्रेम करना है, और क्वेश्चन फ्रेम करने के बाद आप उसकी हाइपोथेसिस डेवलप कर देंगे। हाइपोथेसिस तो बाद में आती है, सबसे पहले जरूरी है क्वेश्चन तक पहुंचना। चलें आगे। सर इज देयर एनी रूल कि सर हम नल हाइपोथेसिस कौन से वाले रिसर्च में लगाएं और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस किसी दूसरे रिसर्च में लगाएं? ऐसा कोई रूल होता है कि सर हम नल हाइपोथेसिस सर मैं सोशल साइंस और सर एचआर की बात करूंगी सर, साइकोलॉजी और आप बात कीजिए। अरे किसी में भी आप बात कीजिए, नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस दोनों एक साथ ही लगती है, कोई अलग अलग नहीं लगती। When you develop your hypothesis, you break it into two parts. One is null and one is alternate. ऐसा नहीं होता कि नल हम कहीं और लगाएंगे, अल्टरनेट किसी और स्टडी में लगाएंगे। नहीं 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 नहीं, थोड़ी कंसेप्चुअल एरर है।
हाइपोथेसिस, आगे हाइपोथेसिस पे भी एक लेक्चर होगा। हाइपोथेसिस हमेशा एक स्टडी में अगर लग रही है तो उसी स्टडी में हम उसको नल भी बताएंगे, हम उसको अल्टरनेट भी बताएंगे, और जो एक्सेप्ट होगा वो एक्सेप्ट करेंगे। नल एक्सेप्ट हो रहा है तो नल एक्सेप्ट करेंगे, अल्टरनेट हो रहा है तो अल्टरनेट एक्सेप्ट। एक स्टेटमेंट दे रहे हैं, ए इज एसोसिएटेड विथ, ए इज नॉट सिग्निफिकेंटली एसोसिएटेड विद बी, ये नल हाइपोथेसिस है। ए इज सिग्निफिकेंटली एसोसिएटेड विद बी, ये अल्टरनेट हाइपोथेसिस है। अब ये दोनों उसी स्टडी में लगेंगे जहां पे ए और बी दोनों वेरिएबल यूज हुआ होगा। अब आपने अपने स्टडी में ए भी यूज किया है, बी भी यूज किया है, और दोनों के बीच का रिलेशन देख रहे हैं, तो रिलेशन ना होना नल हाइपोथेसिस है और रिलेशन होना अल्टरनेट हाइपोथेसिस है। आई होप आई एम क्लियर मैम। सर नॉट क्लियर सर, थोड़ा कंफ्यूजन है अभी नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस के बीच में। यू सेड कि सर दोनों सर हम दोनों को करते हैं सर, मैं मान रही हूँ सर, बट एट द प्लेस ऑफ राइटिंग हाइपोथेसिस तो सर हम एक ही हाइपोथेसिस को लिखेंगे ना। आइदर वी विल राइट नल हाइपोथेसिस दैट इट इज नॉट ए इज नॉट सिग्निफिकेंटली रिलेटेड विथ बी, सर ये नल हाइपोथेसिस हो गई सर। ये तो सर हम हाइपोथेसिस पार्ट में लिखेंगे, बट एट द टाइम ऑफ इंटरप्रिटेशन अगर सर हम अपने अगर हमने रिसर्च किया है और सर रिजल्ट के टाइम पे ये हो रहा है कि दैट जो हमारी नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट हो रही है, तो हम उस समय तो लिख देंगे या दिस इज रिजेक्टेड एंड, बट सर फिर हम अल्टरनेट हाइपोथेसिस के जो भी उसके रिसर्च पेपर है सर, फिर वो हम पुट अप करेंगे वहां पे कि मतलब ये ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग वर्क कर रही है और नल हाइपोथेसिस जो है वो रिजेक्ट हो रही है। मैम वन थिंग आई noted, null hypothesis and alternative hypothesis both are the two sides in a one coin. जब आप एक को एक्सेप्ट करेंगे तो दूसरे को रिजेक्ट करना है, और दूसरे को एक्सेप्ट करेंगे तो पहले को रिजेक्ट करना है, तो उसमें कोई वो नहीं है। और देखिए रिसर्च में बायसनेस यहीं पे आती है कि डाटा जो कह रहा है आपको वही रिजल्ट कहना है। अगर आप पहले से कुछ रिजल्ट सोच चुके हैं तो वहां रिसर्च बायसनेस आ जाती है। और हम या कोई रिसर्चर मीन्स रिसर्च मेथोलॉजी का ये वर्कशॉप चल रहा है, तो वी आर एज्यूम्ड एज ए रिसर्चर। रिसर्चर वही बात बोलता है जो उसका डाटा बोलता है, हम कुछ नहीं बोलते। ठीक है मैडम? राइट सर। यस सर यू आर राइट, बट आई एम आस्किंग सर, हम जब हाइपोथेसिस पार्ट लिखते हैं सर, ऑब्जेक्टिव सर रिव्यू ऑफ लिटरेचर के बाद ऑब्जेक्टिव लिखते हैं एंड आफ्टर दैट वी राइट हाइपोथेसिस, तो सर हम वहां पर एक ही मतलब हाइपोथेसिस। आप दोनों भी लिख सकती है मैडम। एक लिखने का मतलब वो है कि वो हिडन है कि दूसरा भी है वहां। ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट। आपका आंसर मैं ऐसे दूं कि अगर आप एक कॉइन अपने सेफ में रखा है या बैग में रखा है, तो मे बी कि आपको हेड दिखाई दे या टेल दिखाई दे। इट मीन्स आप ये नहीं कह सकते कि सेकंड पार्ट नहीं है कॉइन में। वो अंडरस्टूड है मैडम? ऑल राइट, थैंक यू सर। मतलब हम कुछ भी लिख सकते हैं ना, आइदर आई गो विथ नल हाइपोथेसिस, आइदर आई गो विथ ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। वो तो सर मेरा जब डाटा कलेक्शन के बाद जब रिजल्ट आएगा वो तब शो होगा कि कौन सा सपोर्ट कर रहा है। बट ए रिसर्चर ऑलवेज वांट टू रिजेक्ट null hypothesis. Shashank, you may proceed. Thank you. Now, sir, my confusion is clarified. Clear हो गया सर? Sir, I hope I am audible. Yeah, perfectly. सर नेटवर्क इशू हो गया था हमको। ठीक है सर। तो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन के बाद हम आगे चलते हैं। हाउ टू आइडेंटिफाई प्रॉब्लम। देखिए अभी जो हमने किया वो एक प्रोसेस है कि आपको प्रॉब्लम तक कैसे पहुंचना है। इसके लिए एक टेक्निक यूज होती है जिसको बोलते हैं थ्रेड बियरिंग। थ्रेड बियरिंग अभी कुछ ही समय पहले मेरे उसमें नॉलेज में आया है, और ये बहुत ही अच्छा टेक्निक है आपके प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन के लिए, एंड आई मस्ट सजेस्ट कि आप लोग इसको अप्लाई करके एक बार देखें। थ्रेड बियरिंग का एक प्रोसेस है, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, टोटल प्रैक्टिकल वे में आपको बता रहे हैं। आप गूगल स्कॉलर पे जाइए या किसी भी ऐसे रिपोजिटरी पे जाइए जहां पे आपको ढेर सारे पेपर मिल जाए। आप अपना सब्जेक्ट
एक और हम लिख देते हैं SSRM, ये भी एक रिपोजिटरी है और दोनों ही फ्रीली अवेलेबल है। इन दोनों में कहीं पे भी आप जाइए, गूगल स्कॉलर पे आप जाइए और वहां जाकर के अपना टॉपिक, जो आपका टॉपिक है उसको सर्च कीजिए या अपना रिसर्च क्वेश्चन सर्च कीजिए। रिसर्च क्वेश्चन सर्च करने के बाद आपको वहां पे स्क्रीन पे, गूगल स्कॉलर की स्क्रीन पे लगभग 10 पेजेस तक या उससे भी ज्यादा तक ढेर सारे पेपर्स आपको मिल जाएंगे आपके टॉपिक और आपके रिसर्च क्वेश्चन से रिलेटेड। कुछ नहीं करना है, सिर्फ उन टॉपिक्स को, जो भी आपको पेपर मिले हुए हैं उनके टाइटल्स को उठा लीजिए। आपको जितने भी टाइटल मिल रहे हैं आपके रिसर्च प्रॉब्लम से रिलेटेड, याद रखिएगा वो सारे आपके प्रॉब्लम से रिलेटेड होने चाहिए, उनको उठा लीजिए और एक वर्ड डॉक्यूमेंट बनाइए, MS वर्ड का डॉक्यूमेंट बनाइए और वहां जाके उनको पेस्ट करते जाइए। इन सभी को यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। जब आप यहाँ पे पेस्ट कर देंगे तो आपको एक्चुअली में दिखाई ये देखा कि देयर इज आपको कुछ वेरिएबल्स दिखाई देने लगेंगे सब टॉपिक्स में यूज हो रहे हैं। आपको कुछ टॉपिक्स के बीच में रिलेशन दिखाई देने लगेगा और वहां से फिर आप रिफाइन करते हुए उन सब की एनालिसिस करते हुए आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा ये वेरिएबल पे काम हो चुका है, इस वेरिएबल पे काम हो चुका है, इस चीज को इस चीज से रिलेट किया गया था, यहाँ पे ये ऐसे रिलेट किया गया था, इसने ये किया, उसने वो किया, और उसके बाद करते हुए आप अपने पर्टिकुलर रिसर्च क्वेश्चन तक पहुंच जाएंगे कि इतना एनालिसिस करने के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि इस वेरिएबल पर इस वेरिएबल से रिलेट करते हुए ये शायद अभी काम नहीं हुआ है और मुझे ये करना चाहिए। इस टेक्निक को बोलते हैं थ्रेड बियरिंग। रिसर्च प्रॉब्लम के आइडेंटिफिकेशन के लिए ये बहुत ही मतलब फ्रीक्वेंटली यूज होने वाली टेक्निक है और बहुत ही सिंपल है, तो फ्रीली आप इसको आसानी से कर सकते हैं। तो ये एक प्रैक्टिकल अप्रोच था कि किस तरह आप अपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए, क्योंकि थ्योरी में तो बहुत कुछ बता दिया कि मैंने कि आप अपना नैरो डाउन करते हुए वहां तक पहुंच जाइए, लेकिन वहां तक पहुंचना भी थोड़ा सा मुश्किल है। ये उसकी एक प्रैक्टिकल अप्रोच है, ये टू द पॉइंट सोल्यूशन है। सोर्सेज ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, कहाँ से आप रिसर्च प्रॉब्लम को ढूंढें? सबसे पहले डिडक्शन फ्रॉम थ्योरी, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थ्योरीज है वहां से आप उसको ढूंढ सकते हैं, बुक्स हैं आपके पास। इंटरडिसिप्लिनरी पर्सपेक्टिव भी आजकल चलता है, जैसे एक डिसिप्लिन का दूसरे डिसिप्लिन में मर्ज हो जाना। सर आई होप मेरी आवाज आ रही है? Yes, perfectly. ओके सर। इंटरडिसिप्लिनरी पर्सपेक्टिव भी चलता है, जैसे बिहेवियर स्टडीज पहले सिर्फ साइकोलॉजी में यूज होती थी, उस बिहेवियरल स्टडी को आजकल फाइनेंस में यूज किया जाने लगा है। तो एक तरह का इंटरडिसिप्लिनरी डोमेन बन चुका है ये। तो यहाँ से भी रिसर्च प्रॉब्लम आप निकाल के ला सकते हैं, एक डिसिप्लिन को दूसरे डिसिप्लिन से मैच करके। इंटरव्यूइंग प्रैक्टिशनर्स, जो ऑलरेडी इंडस्ट्री में प्रैक्टिशनर्स है उनसे आप इंटरव्यूज कीजिए, उनको देखिए कि उनको इंडस्ट्री में क्या प्रॉब्लम आ रही है। फर्स्ट डे हमने डिस्कस किया था कि एकेडमिक रिसर्च और इंडस्ट्रियल रिसर्च में एक गैप आता है, तो उस गैप को फुलफिल करने के लिए भी आप रिसर्च प्रॉब्लम डेवलप कर सकते हैं। दूसरा आता है पर्सनल एक्सपीरियंस। ये बहुत ही अच्छा है कि हम कुछ कर रहे थे, हम कुछ पढ़ रहे थे और मुझे लगा यार ये तो एक प्रॉब्लम है, इसके ऊपर कुछ काम होना चाहिए, तो हमने पर्सनल एक्सपीरियंस से एक रिसर्च डिजाइन, एक रिसर्च प्रॉब्लम वो कर लिया, डिराइव कर लिया। जैसे पिछले साल हम कुछ पेपर्स पढ़ रहे थे, वहां पे एनपीवी की बात हो रही थी, सॉरी एनपीवी कह रहा हूँ, जो बैंक के स्ट्रेस एसेट्स होते हैं उनकी बात हो रही थी। तो उस स्ट्रेस एसेट्स पे जो बैंक्रप्सी और इंसॉल्वेंसी तक जाते हैं, और कुछ जाते हैं कुछ नहीं जाते हैं, तो उसको पढ़ते पढ़ते एक पर्सनल एक्सपीरियंस आया, न्यूज आर्टिकल को पढ़ते पढ़ते पर्सनल एक्सपीरियंस आया कि इस पे एक रिसर्च करनी चाहिए कि कोविड के समय कितने ऐसे बिजनेसेस थे जो बैंक्रप्सी तक पहुंचे और कितने ऐसे बिजनेस थे जो स्ट्रेस एसेट्स के बावजूद अपने आप को सस्टेन कर पाए। तो पर्सनल एक्सपीरियंस से भी आप रिसर्च प्रॉब्लम डेवलप कर सकते हैं। और एक जो सबसे फॉर्मल और सबसे फ्रीक्वेंट यूज होने वाला तरीका है कि लिटरेचर रिव्यू कीजिए, रेलिवेंट लिटरेचर तक जाइए। आपने आपने टॉपिक आइडेंटिफाई कर लिया, टॉपिक आइडेंटिफाई करने के बाद अपना एक सब टॉपिक आइडेंटिफाई कर लिया, अब उस सब टॉपिक का पेपर पढ़ना है। जैसे मैंने म्यूचुअल फंड सिलेक्ट कर लिया, तो हम म्यूचुअल फंड के पेपर्स पढ़ रहे हैं। पेपर पढ़ते 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 आपको समझ में आ जाएगा, जब आप 10, 20, 50, 100 पेपर्स पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा इन चीजों पे काम हो चुका है और इन चीजों पे काम करना भी बचा हुआ है। तो वहां से भी आप अपना रिसर्च प्रॉब्लम डेवलप कर सकते हैं।
लिटरेचर रिव्यू कैसे करते हैं उस पर अभी हम आएंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च क्वेश्चन, एक अच्छा रिसर्च क्वेश्चन कैसा होना चाहिए, वो साइंटिफिक होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई एब्स्ट्रैक्ट चीज हम बात कर रहे हैं, एब्स्ट्रैक्ट वे में नहीं जाए, आप साइंटिफिक वे में जाए। जैसे मैंने जो अभी रिसर्च प्रॉब्लम डेवलप किया था वो क्या था कि म्यूचुअल फंड परफॉर्मेंस एनालिसिस ऑफ इक्विटी फंड डायरेक्ट स्कीम 2015 to 20। अब ये साइंटिफिक है, इसमें कुछ एब्स्ट्रैक्ट नहीं है। तो एब्स्ट्रैक्ट करने का मतलब हम कुछ ऐसी चीजें कर दें जो मेजरेबल ही नहीं है। जैसे जैसे साइकोलॉजी में अक्सर चीजें आती हैं, एंजाइटी इश्यूज पे कोई पेपर बना हुआ है तो वहां पे भी हम उसको क्वांटिफाई करते हैं। जब तक आप उसको साइंटिफिकली प्रेजेंट नहीं करेंगे तब तक वो एक अच्छा रिसर्च क्वेश्चन नहीं माना जाएगा। अगला है एडिक्वेट टेक्निकल एक्सपर्टीज। अभी जो हम बात कर रहे थे कि आपका जो पीजी होता है, यूजीसी कहता है उसी में आप रिसर्च कीजिए, तो ये इसलिए कहा जाता है कि ताकि आपके पास एक एडिक्वेट टेक्निकल एक्सपर्टीज हो उस सब्जेक्ट का, और वो आपके रिसर्च क्वेश्चन में, अच्छे रिसर्च क्वेश्चन में रिफ्लेक्ट होता है, तभी आप उसके ऊपर एक अच्छा रिसर्च कर पाएंगे। नेक्स्ट होता है कि अफोर्डेबिलिटी इन टाइम एंड मनी। रिसर्च क्वेश्चन ऐसा ना हो कि उसमें टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है, अदरवाइज आपकी पीएचडी कंप्लीट होने में समय लग जाएगी, आपका पेपर पब्लिश होने में टाइम लग जाएगा। और इकोनॉमिकल होना चाहिए, मतलब अक्सर इंडिया में कंस्ट्रेन ये होता है बजटरी इश्यूज, तो उसमें वो फिट होना चाहिए। मैनेजेबल इन स्कोप उसका मैनेजेबल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वही पेपर को आप बोलें कि ये पॉलिटिक्स में भी इसका इम्प्लीकेशन है, उसी का बोलें आप उसका ज्योग्राफिकल इश्यूज में भी इसका इम्प्लीकेशन है, उसी को आप बोलें कि फाइनेंस में भी इसका इम्प्लीकेशन है, हिस्टोरिकल इम्प्लीकेशन भी है। ऐसा नहीं होता है। स्कोप उसका हमेशा मैनेजेबल और वेल डिफाइंड होना चाहिए कि वो आप जिस रिसर्च क्वेश्चन पे काम कर रहे हैं वो उसका स्कोप क्या है। हर पेपर में आपको एक स्कोप का सेक्शन मिलेगा कि वो बताएंगे कि वो आपका पेपर का कंट्रीब्यूशन किस फील्ड में है। नेक्स्ट कम टू लिटरेचर रिव्यू, जो उसका में भी हम बात कर रहे थे कि लिटरेचर रिव्यू से निकला हुआ रिसर्च क्वेश्चन जो बहुत ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि वहां पे आप एग्जिस्टिंग स्कॉलर्स, एग्जिस्टिंग रिसर्च जो कर रहे हैं लोग, उनके ऊपर उन्होंने जो लिटरेचर लिखा हुआ है, उन्होंने जो पेपर और रिसर्च किया हुआ है, उनसे आप निकाल के ला रहे हैं, तो एक बहुत ही वेल डिफाइंड और अच्छा क्वेश्चन निकल के आता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, व्हाई लिटरेचर रिव्यू इज इम्पोर्टेंट, एंड आई वांट वन और टू आंसर्स फ्रॉम द पार्टिसिपेंट कि लिटरेचर रिव्यू इम्पोर्टेंट क्यों है। इम्पोर्टेंट हम इसलिए समझ रहे हैं, ये क्वेश्चन हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि जब हम शुरू में रिसर्च में आए तो मेरे दिमाग में सबसे पहला ख्याल ये रहता था कि मेरे दिमाग में कुछ आया और हम चाहते हैं कि हम इस पर डेटा कलेक्शन करके एनालिसिस करके एक रिसर्च पेपर लिख दें। हम बस इसको देखना चाहते हैं कि ये उस तरह है कि नहीं है। तो इसमें लिटरेचर रिव्यू का पार्ट ही कहाँ है? मैंने कुछ सोचा, डेटा कलेक्ट किया, एनालाइज किया, रिपोर्ट लिख दिया, इसमें लिटरेचर रिव्यू का पार्ट कहाँ आया? लिटरेचर रिव्यू इज इम्पोर्टेंट। Anyone from the audience? सर इससे पता चलता है कि क्या क्या रिसर्चेस हुई हैं प्रीवियसली, क्या डिराइव हुआ, क्या रिजल्ट्स निकले हैं। टू फाइंड द रिसर्च गैप। ये आपकी सारी बातें सही हैं, लेकिन आप जरा सर मेरे इससे पॉइंट को बेसिक नॉलेज हो जाता है कि कौन से टॉपिक पे हम लोग रिसर्च कर रहे हैं। जी नहीं, वो तो आपको पता हो गया ना कि आप कौन से टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हैं। मेरा क्वेश्चन ये था कि जब हम रिसर्च करते तो बहुत सारे जो यंग रिसर्चर्स जो यहाँ बैठे हैं उनको भी ऐसा कभी कभी लगता है, क्योंकि उनको तो बता दिया गया कि आपको लिटरेचर रिव्यू करना है, आपको लिटरेचर रिव्यू करना है, लेकिन अगर आप शांति से बैठ के सोचें तो लिटरेचर रिव्यू क्यों करना है। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, उस आइडिया पे मैंने डेटा कलेक्ट किया, डेटा एनालिसिस किया, एक रिपोर्ट लिख दिया, पेपर खत्म। लिटरेचर रिव्यू का सेक्शन इंपॉर्टेंट क्यों? लिटरेचर रिव्यू का सेक्शन इंपॉर्टेंट इस चीज है, यस सर कई सारे वेरिएबल्स ऐसे होते हैं जो हमारे माइंड में नहीं होते, फिर हम लिटरेचर रिव्यू करते तो पता चलता है कि ये भी वेरिएबल्स है जो हमारे स्टडी को इम्पैक्ट कर सकते हैं, तो हमारे स्टडी में वेरी ट्रू। सर लिटरेचर रिव्यू मतलब पूर्व में किए गए शोध का अध्ययन भी हो सकता है सर, जो इसके पहले और इसमें किस तरह के शोध किए गए हैं। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। देखिए जब हम कल लेक्चर ले रहे थे तो हमने बताया था रिसर्च इज ऑल अबाउट रिसर्चिंग द एग्जिस्टिंग नॉलेज। आपको एग्जिस्टिंग फाउंडेशन रखी जा चुकी है, आप उसके ऊपर बिल्ड करना है आपको, आप उसके ऊपर जितना मंजिल आप बनाते जाइए। तो फाउंडेशन को खोजने के लिए कि फाउंडेशन रखी कहाँ है और कितनी बिल्डिंग बन चुकी है, इसको देखने के लिए लिटरेचर रिव्यू इम्पोर्टेंट है। बहुत ही अच्छा एग्जांपल हम आपको दे रहे हैं। सबके घर में कुकिंग होती है और मान लीजिए आपकी मदर ने, आपकी माता जी ने आपको पहले दिन बोल दिया कि जाओ कुकिंग करो,
और आप पहुंच गए, हम कुकिंग करेंगे, आपको सब कुछ पता है, ये हल्दी है, ये धनिया है, ये पोटैटो है, ये टोमेटो, सब कुछ पता है, सारे इंग्रेडिएंट्स आपके पास हैं, इनफैक्ट आपके पास पूरा डेटा का कलेक्शन है, सारा डेटा कलेक्शन है आपके पास। बस करना क्या है, रिसर्च ही तो करनी है उसके ऊपर, उसको कुक करके आपको सर्व कर देना है। पहले दिन आप किए, खाना बहुत ही खराब बन जाएगा, दूसरे दिन किए, तीसरे दिन किए, चौथे दिन किए, करते 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 बाय ऑब्जर्वेशन, आप रिलेट कीजिए इसको साइंटिफिक टर्म्स में, बाय ऑब्जर्वेशन काफी दिनों बाद आपका एक वेल डिफाइंड फाइंडिंग निकल के आया। इसमें काफी चीजों का लॉस हुआ, आपको लॉस हुआ लेबर का, लॉस हुआ टाइम का। इसका दूसरा तरीका क्या है कि आप Sir, पहले दिन किचन में गए, sir, excuse me, sir. So it can be said कि sir due to literature review हमें ऐसे वेरिएबल पता चलते हैं जिनके ऊपर वाकई में रिसर्च करी जाए। अदरवाइज सर हम आउट ऑफ द वे जाके ऐसे वेरिएबल पे काम कर लेंगे जिसमें हमारा टाइम, एनर्जी एंड मनी वेस्ट हो जाएगा। ये भी हम कहना चाहते हैं, और मेरी बात पूरी हो जाए तो फिर वेरिएबल पे जाते हैं जिसपे हम वाकई में एनालिसिस कर सके और हमारा वाकई में जो रिसर्च है वो फ्रूटफुल हो सके। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और एक बात और कि इसका दूसरा तरीका क्या है, इसका दूसरा तरीका ये है कि आप पहले दिन गए, आपने मदर को ऑब्जर्व किया, दूसरे दिन गए, अगले उस समय फिर मदर को ऑब्जर्व किया, तीसरे दिन भी मदर को ऑब्जर्व किया, ऐसे आपने लगभग एक हफ्ते तक मदर को ऑब्जर्व किया, और उसके बाद जब आप कुकिंग करेंगे तो आपके पास पहले ही बार में वन शॉट में आपके पास वेल डिफाइंड रिजल्ट आ जाएगा। तो ये जो आपने 7 दिन तक किया है ना, यही लिटरेचर रिव्यू है। एग्जिस्टिंग लिटरेचर को, एग्जिस्टिंग नॉलेज को आपने रिव्यू किया, अच्छा ये ऐसे हुआ है, ये काम ऐसे किया गया है, अच्छा यहाँ यहाँ ये यूज किया गया था। दिस इज व्हाई लिटरेचर रिव्यू इज इम्पोर्टेंट, टू सेव योर लेबर, टू सेव योर टाइम एंड टू गिव यू द एग्जिस्टिंग नॉलेज। क्योंकि जब आप पहली बार ऐसे खाना बना लेंगे ना, मान लीजिए आपने अपने से बनाया और उसके बाद आपने सिर्फ पहले दिन टी बना, पहले दिन नहीं, वो 7 दिन तक करने के बाद आपने सिर्फ टी बनाई, पहले बार आपने टी बनाना सीखा, तो आपको लगेगा दिस इज इन अचीवमेंट इन इटसेल्फ, यही एक अपने आप में अचीवमेंट है। और जब आप उसके बाद एग्जिस्टिंग लिटरेचर यानी कि अपनी मदर को देखेंगे तो आपको लगेगा यार टी तो कुछ नहीं था, इसके ऊपर तो बहुत काम हो चुका है, ऐसे ऐसे खाने बनते हैं कि मास्टर शेफ तक चलता है। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? What I'm trying to explain to you. Why is literature review important? Yes, sir. Yes, sir. एक अच्छी लाइन है कि if you think you are the first in the world to do a particular thing, then you are wrong. अगर आपको लगता है कि आप कोई चीज करने वाले दुनिया में पहले इंसान, तो आप गलत हैं। और आप गलत हैं, इस बात को प्रूव करने का तरीका क्या है? लिटरेचर रिव्यू। आपके स्क्रीन पे एक फोटो दिखाई दे रही होगी, इस फोटो को थोड़ा ध्यान से देखिए और प्रोसेस को समझिए। इसके बाद हम एक और फोटो दिखाएंगे। हम जो बात हम कल से आपको कह रहे हैं, नैरोइंग डाउन, इसको हर रिसर्चर के माइंड में बैठाना बहुत जरूरी है। आप उसको नैरो डाउन करते हुए एक बड़े से कोनिकल फेस को नैरो डाउन करते हुए पिन पॉइंट तक ले आइए और तब रिसर्च करना शुरू कीजिए। उसके पहले ना तो आप डेटा कलेक्शन के बारे में सोचिए, ना तो आप सैम्पलिंग के बारे में सोचिए, ना तो आप हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बारे में सोचिए, अदरवाइज आपके साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगा। और ये जो हमारा वर्कशॉप है, इसका मेन उद्देश्य ही यही है कि फाउंडेशन बिल्ड किया जाए। अदरवाइज आप चले जाएंगे बड़े बड़े डेटा एनालिटिक्स के वर्कशॉप करने, और डेटा एनालिटिक्स के वर्कशॉप करने के बाद जैसा कि कल विकास सर कह रहे थे कि आपके पास डेटा से रिजल्ट तो आ जाएगा, और उसके बाद आपको पता चलेगा कि यार मैंने डेटा ही गलत कलेक्ट किया हुआ था। दूसरी फोटो ये देखिए, यहाँ पे कैसे बताया इसने कि योर करंट रिसर्च एंड ऑलवेज डिपेंड ऑन फर्स्ट बैकग्राउंड, सबसे पहले बैकग्राउंड, जहां से आप टॉपिक निकाल के लाएंगे,
उसके बाद अपने सारी कैटेगरीज को, जो मैंने कैटेगरीज लिखी थी वहां पे, सब टॉपिक्स, उसको आप नैरो करेंगे, नैरो डाउन करेंगे, और करने के बाद कैटेगरीज क्लोज टू योर रिसर्च आएगी, वो आपके रिसर्च तक क्लोज आती जाएगी। और उसके बाद जब आप कुछ पेपर्स उस पर देखेंगे, कुछ लिटरेचर रिव्यू करेंगे, तब आप जाकर के अपने मेन रिसर्च क्वेश्चन तक पहुंच जाएंगे। तो ये एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है कि किस तरह आपको लिटरेचर रिव्यू करनी चाहिए। एनी डाउट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम? बहुत लोग यहाँ पे लिटरेचर रिव्यू किए होंगे, एंड आई मस्ट से कि उसमें प्रॉब्लम्स भी बहुत सारी आती है। सर लिटरेचर रिव्यू करने के लिए सर सर जैसे आपने गूगल स्कॉलर बताया, और सर जी जैसे जी रिसर्च होता है, और सर सर एक और कोई सा है सर साइकोलॉजी डिस्कशन, हम तो साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं इसलिए हम बोल रहे हैं। तो सर और भी कोई होती है जहां से हम लोग मतलब लिटरेचर रिव्यू कर सकें, ऑथेंटिक हो जो? Shashank, you are mute. ये सर आई एम ऑडिबल? Yes. हाँ मैम, आप क्या पूछिए कि लिटरेचर रिव्यू ऑथेंटिक कैसे हो? नहीं सर, जैसे आपने बताया कि सर गूगल स्कॉलर है और सर रिसर्च गेट है, तो सर ये तो हमें दो ही पता है सर, और कोई और सोर्सेज बता दीजिए सर जो ऑनलाइन हम लोग कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेट मी सी व्हाट इज इन नेक्स्ट स्लाइड। सोर्सेज ऑफ लिटरेचर रिव्यू जो आप पूछ रही हैं, राइट? पहला यस सोर्स है सर। जर्नल, दूसरा सोर्स है बुक चैप्टर्स, और तीसरा सोर्स है डिसर्टेशन एंड थीसिस। देखिए, बुक चैप्टर्स आपको खरीदना पड़ेगा बुक, डिसर्टेशन एंड थीसिस आप यूनिवर्सिटीज में होंगे तो ले सकते हैं। इंटरनेट पे बैठ करके जो सबसे ज्यादा पढ़ा जाता है वो है जर्नल्स। जर्नल्स देखिए, हम आपको यहाँ बता दे रहे हैं। देखिए, एक होता है जर्नल और एक होती है रिपोजिटरी। रिपोजिटरी मतलब जो अपने अंदर ढेर सारे जर्नल्स को रखती है, उसके अंदर कई सारे जर्नल्स आते हैं। जैसे जर्नल ऑफ फाइनेंस एक जर्नल है, ठीक है। जर्नल ऑफ मार्केटिंग एक जर्नल है। साइकोलॉजी में मुझे नहीं पता, अगर आप बता देंगी तो मेरे लिए बेहतर हो जाएगा, हम उसका भी एग्जांपल ले लेंगे। कोई सर भी एक हमें अच्छा सा सर जर्नल। आप एचआर का बता दीजिए, सर आप एचआर का बता दीजिए सर, वो ये नफ हो जाएगा। मुझे भी अचार का होगा तो देखिए, मुझे तो पता नहीं है। हम एक लिख दे रहे हैं, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ बिजनेस फाइनेंस एंड मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट में सब कुछ आ जाता है, तो हम एक ने क्लोज वर्ड लिख दिया। ये सारी जर्नल्स हैं, ठीक है। ये अब इन जर्नल्स को एक रिपोजिटरी अपने अंडर रखती है। अब जैसे हम एक बात करें गूगल स्कॉलर, गूगल स्कॉलर एक रिपोजिटरी है। SSRN सोशल साइंसेज रिसर्च नेटवर्क, ये एक रिपोजिटरी है, ठीक है। आपने अभी नाम लिया रिसर्च गेट का, रिसर्च गेट भी एक रिपोजिटरी है। ये जो रिपोजिटरी है ये कॉमनली अवेलेबल रिपोजिटरी है। इस पे आपको मीडियोकर, लो और थोड़े बहुत हाई क्लास पेपर मिल जाएंगे, ठीक है। और ये थोड़ा फ्रीली अवेलेबल भी है, आराम से इससे मिल जाएंगे। अब आते हैं बहुत ही हाई क्लास रिसोर्स पे, जैसे एमराल्ड, साइंस डायरेक्ट। ये सारे नाम आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू नोट डाउन। आप इसको लिखिए कॉपी पे, और कभी भी फुर्सत में इसको नेट पे सर्च जरूर कीजिए। एमराल्ड, साइंस डायरेक्ट, स्कोपस, एबीडीसी। एबीडीसी के हम आगे लिख दे रहे हैं, ये रैंकिंग करती है, ये रिपोजिटरी नहीं है, ये रैंक करती है। एमराल्ड, साइंस डायरेक्ट, स्कोपस, एबीडीसी, ये सब जो है ये बहुत हाई क्लास पेपर निकालते हैं। इस पे लो और मीडियोकर मिलते ही नहीं, इससे सिर्फ और सिर्फ हाई क्लास पेपर मिलते हैं। हेलो सर, सर शोध गंगा से भी चेक कर सकते हैं क्या? हाँ, शोध गंगा यही है, यहाँ लिख दीजिए, यहाँ शोध गंगा। अब सर शोध ये गंगा देखिए मैंने कभी यूज नहीं किया है, तो हम इसके बारे में इतना डिटेल नहीं बता पाएंगे।
लेकिन शोध गंगा यहीं आएगा, ये हाई क्लास वाले में नहीं आएगा। ये सारे के सारे इंटरनेशनल है, कोई भी इंडिया का नहीं है इसमें। एबीडीसी रैंकिंग करता है, अलग अलग जर्नल्स को रैंक करता है। वो रैंक के हिसाब से एक और आता है रैंकिंग FT50, ये भी रैंक करने का काम करता है। सर एल्सवेयर, सॉरी, यस अल्जीवियर, हाँ थैंक यू, हमको लग रहा था हम कुछ भूल रहे हैं, थैंक यू सो मच। कौन है, क्या नाम है आपका? नीलर वर्मा। थैंक यू नील। अल्जीवियर, एमराल्ड, साइंस डायरेक्ट, स्कोपस, ये सब बहुत अच्छे जर्नल्स। और एक और लिख लीजिए, टेलर एंड फ्रांसिस। सिर्फ हाई क्लास का हम बता रहे हैं, जिसको बहुत अच्छे पेपर्स पढ़ने हैं, इंटरनेशनल रिप्यूट के पेपर्स पढ़ने हैं, उनके लिए ये जर्नल्स के सोर्स हैं। यहाँ पे आप जाएंगे तो आपको दो तरह का पेपर देखने को मिलेगा। एक मिलेगा पेड, जिसको पढ़ने के लिए आपको पैसा देना होगा, और एक मिलेगा ओपन सोर्स। सॉरी सर, टेलर एंड क्या लिखा है आपने? फ्रांसिस, टेलर एंड फ्रांसिस। ओके सर, ओके, थैंक यू। यहाँ पे आपको मिलेगा ओपन सोर्स का, पेड और ओपन सोर्स दोनों मिलेगा। ओपन सोर्स आप फ्री में पढ़ लेंगे, पेड पढ़ने के लिए आपको पैसा देना पड़ेगा। और ये सब इंटरनेशनल्स हैं, कोई भी नेशनल नहीं है यहाँ पे इनमें। और यहाँ पे आपको हाई क्लास पेपर पढ़ने को मिलेंगे। अब देखिए, हमें जब भी आप किसी बड़े इंस्टीट्यूशंस में जाएंगे तो वहाँ उस इंस्टीट्यूशन में आपको यही सजेस्ट किया जाएगा, डोंट रीड लो एंड मीडियोकर पेपर्स, उन्हें मत पढ़िए। सिर्फ और सिर्फ एमराल्ड, एबीडीसी और FT50 से रिलेटेड पेपर पढ़िए, यानी कि टॉप A कैटेगरी जर्नल्स के पेपर ही पढ़िए, नीचे के पेपर मत पढ़िए। अदरवाइज आपका जो रिसर्च होगा वो हाईली कंट्रीब्यूटिंग टू द सोसाइटी, हाईली कंट्रीब्यूटिंग टू द लिटरेचर, हाईली कंट्रीब्यूटिंग टू द सब्जेक्ट नहीं हो पाएगा। क्योंकि जो लो और मीडियोकर्स में पेपर छपते हैं, बस वो वही छपते हैं, इंटरनेट पे सर्च किया, सामने देखा और उसी को पैराफ्रेज करके कॉपी पेस्ट करके लिख दिया, या फिर थोड़ा बहुत मेहनत करके अगर आपने डेटा निकाल लिया, उस डेटा पे परसेंटेज निकाल दिया, एवरेज निकाल दिया और एक पेपर लिख दिया, तो वो भी लो कैटेगरी का पेपर है। और आज के जमाने में हम आपको बताएं, इवन कोरिलेशन रिग्रेशन को भी मीडियोकर मानते हैं। अगर आपने रिग्रेशन पर एक पेपर लिख दिया हुआ है, सिंपल रिग्रेशन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लॉजिस्टिक रिग्रेशन और मल्टीनॉमियल रिग्रेशन, आई एम टॉकिंग अबाउट सिंपल रिग्रेशन, अगर आप सिंपल रिग्रेशन करके एक पेपर लिख देते हैं तो वो मीडियोकर के कैटेगरी में आएगा, वो हाई के कैटेगरी में नहीं आएगा। हाई के कैटेगरी में आपको बहुत रिगर करना पड़ेगा। स्टडिंग फॉर एग्जांपल कैपिटल प्राइसिंग मॉडल या फिर फार्मा फ्रेंच ट्री फैक्टर मॉडल, उस केस में पोर्टफोलियोज कंस्ट्रक्ट करके तो रिग्रेशन ही लगेगा। हाँ बिल्कुल, फार्मा फ्रेंच मॉडल इज अ गुड मॉडल जो आप बता रही हैं, फाइनेंस में अच्छा मॉडल है और रिग्रेशन लगेगा, बिल्कुल लगेगा। तो बस वही है ना कि अगर आप कुछ ऐसा कर देंगे जो ऑलरेडी बहुत बार हो चुका है तो वो सूत्र में आ गया, और अगर आप कुछ ऐसा करेंगे जो नहीं हुआ है, कम हुआ है और उस पर करने की जरूरत है, तो वो हाई कैटेगरी में आ जाएगा। नहीं, सिंस यू आर सेइंग दैट अगर हम कोरिलेशन या रिग्रेशन यूज कर रहे हैं तो दैट इज आल्सो मीडियोकर, बट अगर हम सपोज फार्मा फ्रेंच के साथ ही दूसरे वेरिएबल्स ले रहे हैं और उस पे बाय डिफॉल्ट रिग्रेशन ही रन हो रहा है, तो व्हाट इन दैट केस? नहीं, वहां पे तो जरूरी है ना, वहां पे तो करना जरूरी है। हम तो एग्जांपल दिए हैं, वो एग्जांपल नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये था कि आपने एक डेटा कलेक्ट कर लिया और एक और डेटा कलेक्ट कर लिया, दोनों डेटा कलेक्ट करने के बाद आपने कोरिलेशन निकाल दिया और सिंपल रिग्रेशन रन कर दिया, ओके, और आपने एक पेपर। सॉरी सर, your voice is cracking. मेरी वॉइस? No, sir, it is okay. I got it, sir. Yes. सर मुझे इको आ रहा है। इको है, देयर इज इको। नहीं अब ठीक है, एक्चुअली हमको लग रहा है जिन्होंने क्वेश्चन पूछा उनके माइक में प्रॉब्लम थी। ओके Sir, I got your answer, sir. Thank you so much. Okay. Please आप माइक ऑफ कर दीजिएगा। Sir, one thing, sir, you said, sir, हम रिग्रेशन एनालिसिस अप्लाई करते हैं तो भी सर वो मीडियोकर में जाता है, बट सर इन रिग्रेशन इफ आई अप्लाई सर स्टेप वाइज मल्टीपल रिग्रेशन एंड मल्टीपल रिग्रेशन। बिल्कुल, मैंने पहले ही डिस्क्लेमर दे दिया कि इफ आई एम सेइंग रिग्रेशन मीडियोकर में जा रहा है तो वो सिंपल रिग्रेशन है। एक्सेल पे छोटा सा रिग्रेशन मैंने रन कर दिया।
अगर आप लॉजिस्टिक रिग्रेशन कर रहे हैं, अगर आप मल्टीनॉमियल रिग्रेशन कर रहे हैं, मल्टीपल वेरिएबल्स के साथ रिग्रेशन कर रहे हैं, देन इट इज अ वेरी रिगर प्रोसेस, वो मीडियोकर में नहीं जाएगा सर। हाँ, तो सर वो मीडियोकर में तब तो नहीं जाएगा ना? नहीं, सब नहीं जाएगा, सब नहीं जाएगा। ऑल राइट, थैंक यू सर, थैंक यू। और अगर आपको चेक करना है ना, सबसे अच्छा तरीका हम बता रहे हैं, अगर आपको चेक करना है कि अगर आपका पेपर मीडियोकर में जा रहा है या हाई में जा रहा है या लो में जा रहा है, आप उसको इन जगहों पे भेजिए ही मत। आप उसको सिर्फ और सिर्फ एबीडीसी में भेजिए। एबीडीसी पे जाइए और उनको देखिए कि वो कैटेगरी वो किस तरह रैंक कर रहे हैं। उनकी रैंकिंग ऐसे होती है, ए स्टार, उससे कम ए, फिर बी, फिर सी और फिर डी। जरा उसको बी में भेज के देखिए, मतलब ये रैंकिंग है ना, ये जर्नल्स की रैंकिंग है, वो जर्नल्स को रैंक करते हैं इस तरह, ए स्टार, ए, बी, सी एंड डी, अलग अलग कैटेगरी बनी हुई जर्नल्स की। तो वहीं आपको पता चल जाएगा। यस सर, कुछ कह रहे हैं आप? It's 8:45. सर गिव मी 5 more minutes. Okay. तो ये सोर्सेज ऑफ लिटरेचर रिव्यू है। कितने तरह के लिटरेचर रिव्यू होती है? एक नॉन सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू, एक सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू और दूसरी लास्ट है मेटा एनालिसिस। बहुत ही शॉर्ट में इसको बताएंगे। जो आप अभी तक हम लिटरेचर रिव्यू देख रहे हैं वो नॉन सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू है। सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू उसको कहते हैं जब आप किसी प्रॉब्लम में फंस गए। मान लीजिए आपने कोई रिसर्च कर रहे थे आप, और किसी एक प्रॉब्लम में फंस गए और उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने के लिए आप एक लिटरेचर रिव्यू, आपने एक और लिटरेचर रिव्यू शुरू की, उसको बोलते हैं सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू। जहां पे हमें प्रॉब्लम पता है, प्रॉब्लम मतलब हमें इश्यू पता है जिस चीज को हम सर्च कर रहे हैं। नॉन सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू अक्सर जब आप रिसर्च क्वेश्चन डेवलप करने के लिए कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं नॉन सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू। यहाँ पे आपको प्रॉब्लम नहीं पता, आप प्रॉब्लम को एक्सप्लोर कर रहे हैं। इस केस में आपको प्रॉब्लम पता है और उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने के लिए आप लिटरेचर रिव्यू कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू। ये उसके बाद एक और आता है मेटा एनालिसिस। मेटा एनालिसिस जानने से पहले ये जानिए कि लिटरेचर रिव्यू, सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू और नॉन सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू दोनों ही क्वालिटेटिव तरीके हैं, और मेटा एनालिसिस लिटरेचर रिव्यू करने का एक क्वांटिटेटिव तरीका है। मेटा एनालिसिस में क्या किया जाता है कि जितने भी आपने पेपर्स पढ़े हैं, जितने पेपर आपका कलेक्शन हुआ है, सबकी आप फाइंडिंग के ऊपर एक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं, और जब आप ऐसा कुछ करते हैं तो उसको बोलते हैं हम मेटा एनालिसिस। हाउ टू डू लिटरेचर रिव्यू। आज की सीरीज का आज की डे का लास्ट पार्ट कि लिटरेचर, जैसे हमने आपको रिसर्च प्रॉब्लम फाइंड करने के लिए थ्योरी तो बता दी कि ये चीज करिए, नैरो डाउन करिए, पहुंचिए, लेकिन उसका भी एक प्रैक्टिकल तरीका बताया, थ्रेड बियरिंग। थ्रेड बियरिंग करेंगे तो प्रॉब्लम आपका क्लियर होगा। उसी तरह मैंने लिटरेचर रिव्यू के बारे में बता दिया, ये सर इसी पहले वाला स्लाइड एक बार फिर से शो कर दीजिए। हाँ, बढ़ जाए आगे। यस सर ओके। तो उसी तरह लिटरेचर रिव्यू करने का भी एक प्रैक्टिकल तरीका आपको बताना है। तो प्रैक्टिकल तरीका बताने के लिए हम आपको एक एक्सेल शीट शो करेंगे। सर ये शीट दिखाई दे रही है क्या? Yes. I request every participant to put his firm attention here. ये लिटरेचर रिव्यू करने का बहुत अच्छा तरीका होता है। एक एक्सेल शीट डेवलप कीजिए। आपको एक एक्सेल शीट डेवलप करनी है, और एक्सेल शीट के पहले कॉलम में आपको इस तरह हेडिंग्स बनानी है: ईयर, ऑथर, टाइटल, रिसर्च क्वेश्चन, मेथोडोलॉजी एंड फाइंडिंग्स। इस तरह आप एक एक्सेल शीट बनाएंगे अपने लिए पर्सनल, और उसमें आप पहले कॉलम में ये चीजें लिखेंगे। ईयर में आप जो जो पेपर पढ़ रहे हैं, आपने आज एक पेपर पढ़ा, किस साल पब्लिश हुआ था, उसके ऑथर कौन थे, टाइटल क्या है, क्या रिसर्च ऑब्जेक्टिव और क्वेश्चन था उनका, कौन सी मेथोडोलॉजी उन्होंने लगाई है, और फाइंडिंग क्या रही है, लिख दीजिए। और अभी किसी ने पूछा था रिग्रेशन को कर देंगे तो मीडियोकर में आ जाएगा, वो शायद डर गई थी, उनके पेपर में लगा होगा। ये देखिए, बहुत ही अच्छा पेपर है, 2015 का, बेस्ड है बैंकरप्सी पे, और रिसर्च क्वेश्चन कुछ लिक्विड एसेट होल्डिंग्स पे हम लोगों ने किया है। तो उन्होंने हम मतलब उस पेपर में लगा हुआ क्या है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन एंड chi-square, और काफी अच्छी पब्लिकेशन में है ये। जर्नल का नाम नहीं लिखा, आप यहाँ पे एक जर्नल का भी कॉलम लगा सकते हैं। इस शीट में नहीं है,
आपको एक कॉलम जर्नल का भी बनाना चाहिए कि वो कौन सी जर्नल में पब्लिश हुआ है। तो ये है लिटरेचर रिव्यू करने का एक प्रैक्टिकल तरीका कि किस तरह आपको लिटरेचर रिव्यू करना चाहिए। और ऐसे करते करते जब आप ढेर सारा लिटरेचर रिव्यू कर लेंगे तो आपको दिखाई देगा कि मेरे पास इतने ढेर सारे पेपर इकट्ठे हो गए हैं। ये देखिए 39 पेपर्स का लिटरेचर रिव्यू। सर सॉरी टू इंटरप्ट यू, आस्क क्वेश्चन। सर यस, कितने साल पुराने पेपर को रिव्यू देखना करना चाहिए। चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, वेरी वैलिड क्वेश्चन, वेरी वैलिड क्वेश्चन। अगर ये एक्सेल शीट सबको क्लियर हो गई है तो हम इस क्वेश्चन का आंसर दे दें। या सर क्लियर हो गई है सर। इसमें हर पेपर के बारे में देखिए ये लिखा हुआ है, ईयर, ऑथर, टाइटल, क्या रिसर्च क्वेश्चन था, मेथोडोलॉजी क्या यूज किया, किस जर्नल पब्लिश हुई है और उनकी फाइंडिंग क्या रही है। इस तरह जब आप करते जाएंगे तो आपके सामने वन व्यू में आपके जितने पेपर आज तक जिंदगी में पढ़े होंगे वो सारे पेपर आपको दिखाई देने लगेंगे। और ऐसे आप क्या करेंगे, आज पढ़ा 2 दिन बाद भूल गए, फिर चौथे दिन पेपर पढ़ा उसको 10 दिन बाद भूल गए, तो इस तरह करने का कोई मतलब नहीं। और अब आपका जो क्वेश्चन है, क्या पूछा था आपने मैम? सर कितने साल कितने पुराने पेपर करने पेपर को चाहिए, रिव्यू कितने साल पुराने पेपर करने चाहिए? देखिए एक्चुअली अगर आपकी रिसर्च 2022 में हो रही है, ये चीजें काफी चीजों को बेस करता है, लेकिन हम जनरल बात करें तो आपको लगभग 5 साल के अंदर का होराइजन देखना चाहिए। 5 साल के अंदर का पेपर देखिए, लेकिन उसमें भी चीजें मैटर करती हैं। जैसे वेरिएबल सिलेक्शन अगर आप देख रही हैं तो वेरिएबल सिलेक्शन के लिए आप 5 साल से देखिए, लेकिन जिस थ्योरी पे बेस्ड आपका टॉपिक होगा वो थ्योरी आज नहीं डेवलप हुई होगी। जैसे अगर कोई परफॉर्मेंस एनालिसिस ऑफ म्यूचुअल फंड कर रहा है तो परफॉर्मेंस एनालिसिस के लिए जो टूल यूज कर रहा है वो 1968 में और 1970 के आसपास, 1990 के आसपास डेवलप हुई है। तो क्या हम उन पेपर्स को नहीं देखें? उन पेपर्स को देखना जरूरी है, अदरवाइज आप उस टूल को डेवलप नहीं कर पाएंगे, उस टूल को यूज नहीं कर पाएंगे। तो ये चीजें काफी पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा पेपर देखें। अगर आप वेरिएबल्स के तौर पे देख रहे हैं, आप टूल्स के तौर पे देख रहे हैं, क्या आपको टूल्स यूज करना चाहिए, इन दोनों के तौर पे अगर आप देख रहे हैं तो बिल्कुल आप करंट का पेपर देखिए, 5 साल से पुराना पेपर बिल्कुल मत देखिए। लेकिन अगर आप थ्योरी पे देख रहे हैं कि ये थ्योरी बिल्ड कैसे हुई है, कौन कौन सा हमको थ्योरी लगानी है उसमें, तो वो थ्योरीज पे जरूर बिल्कुल आपको, अगर वो थ्योरी 1900 में डेवलप हुई है तो भी आपको उसको साइट करना पड़ेगा। ओके सर, थैंक यू सर। Okay. So I think I should rest my words here. Sir, one question more. Sir, Yes. you said to make the Excel sheet for your all the papers that you get, huh? तो Yes, सर ma'am, it's a must. हाँ सर, आपने टाइटल बोला ठीक है सर, इन दैट वी हैव टू रीड द फुल पेपर और Yes, जस्ट बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। No. Never go through abstract. मेरा एक और सजेशन आप सबको, एब्स्ट्रैक्ट का इस्तेमाल आप ये डिसाइड करने के लिए करिए कि आपको पेपर रीड करना है या नहीं करना है। एब्स्ट्रैक्ट का इस्तेमाल पूरा पेपर को पढ़ने के लिए मत करिए। एब्स्ट्रैक्ट आपको सिर्फ ये बताएगा कि आपको अपना पेपर रीड करना है या नहीं करना है। अगर वो एब्स्ट्रैक्ट आपके ऑब्जेक्टिव से मैच कर रहा है, आपको जो टूल यूज करना है उससे मैच कर रहा है, तो आप उस पेपर को पूरा पढ़िए, अदरवाइज आप उस पेपर को मत पढ़िए। लेकिन आप एब्स्ट्रैक्ट ही पढ़ करके अगर ये चीजें बना देंगे तो फिर मतलब ही नहीं है। कल अरिंदम सर ने कहा था ना, अगर आप एब्स्ट्रैक्ट पढ़ के अपना लिटरेचर रिव्यू करेंगे तो वो रिगर आपका आएगा ही नहीं, वो आपके पेपर में झलकेगा कि इस पेपर को लिखने वाले ने उतनी मेहनत नहीं की है। नहीं सर, बस वही पूछ रही थी कि मतलब किस पेपर को पढ़ना चाहिए, किस पेपर को नहीं। यू हैव क्लियर्ड माय डाउट कि एब्स्ट्रैक्ट तो आप पढ़ के जो आपके ऑब्जेक्टिव हाइपोथेसिस और टूल से मैचअप कर रहा है, आप उस पेपर को पढ़िए, पूरा पेपर पढ़िए, और अगर एब्स्ट्रैक्ट में वो नहीं मैच कर रहा है तो उसको आप आउट कर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अगर उसमें थ्योरीज अच्छी दी हैं तो आपको लगता है उन थ्योरी को हमको इनकॉर्पोरेट करना चाहिए, उस वेरिएबल्स को इनकॉर्पोरेट करना चाहिए, यू शुड गो फॉर इट। सर एक सवाल है कि लिटरेचर रिव्यू में साधारणतः कितने पेपर्स को सर पढ़ना चाहिए हमें या रिव्यू करना चाहिए? देखिए, विकास सर ने कई बार मेरे साथ ये चीजें बताई हैं कि उन्होंने कई ऐसे पेपर देखे हैं जो 15 पेजेस के पेपर हैं। उन 15 पेजेस में 6 पेज
उसने अपना रिसर्च बताया है, और बाकी के जितने पेपर्स हैं, जितने 9 पेजेस हैं, उन 9 पेजेस का लिटरेचर रिव्यू। ऐसे लिटरेचर ऐसे पेपर्स हैं टॉप जर्नल्स में, बहुत ही टॉप इंटरनेशनल जर्नल्स में, जहाँ पे 150 से ऊपर पेपर्स का लिटरेचर रिव्यू किया जाता है। आप इसी स्टडी में देखिए, जो शीट मेरे सामने खुली हुई है, इसमें 39 लिटरेचर का रिव्यू किया गया है। तो ऑलमोस्ट 40 तो यहीं पे हो गया। अगर इसको हम 1 साल तक और कर दें तो ये आराम से 100 तक पहुंच जाएगा। So then what would you suggest, sir? What should be the ideal number? I know it cannot be a fixed number, yes, but what would you suggest, sir? Say 100 papers, 120 papers, something like that. जैसा आपने खुद कहा कि there is not any fixed number कि आपको इतना ही करना चाहिए। जब आपको ये लगने लगे कि you have incorporated as much variables as you can, you have read all the theories that is possible for your research paper. जब आपको ये लगने लगे that my objective has been well defined and I am very well sure that in the conference I would be able to justify each and every word of my research paper, तब आप वहां पे लिटरेचर रिव्यू बंद कर दीजिए। Okay. May I answer this question? Sir, hello. Hello. Vijay ji, one thing I want to say. Yes, sir. Hello. Research. Am I audible, sir? Yes, Vinay ji, may I answer? After that, you put your question. Okay, sir. Research is depend upon variables. Variable means vary person to person. डिफरेंट रिसर्चर के लिए वेरिएबल्स अलग होंगे, और वेरिएबल्स जो भी आपको लेने हैं, वेरिएबल्स के बारे में कहा जाता है इट्स वेरी पर्सन टू पर्सन, और सेम पर्सन डिफरेंट टाइम में भी वेरिएबल वेरी करते हैं। और जैसा कि आई एम वेरी थैंकफुल टू शशांक टू नाइस प्रेजेंटेशन इन वेरी